आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इटली में रोम है, मोस्ट यूज्ड ब्राउज़र क्रोम है, ताजमहल में लोमहर्षक डोम है और ताज के पीछे से बहने वाली यमुना में फोम ही फोम है। आहा, क्या फोमिल छटा दिल्ली की यमुना में दिखी, सबने देखी। और वो समय याद आया जब बचपन में हम लोग फोम से खेलते थे, फूंक मारकर हाथ से साबुन का झाग उड़ाते थे। लेकिन अब तो पानी की धार मारकर झाग को बॉर्डर पार कराने की कोशिश की जाती है। झाग पर इतनी बातें की जा सकती हैं कि बातों से भी झाग निकलने लगे। पर शुरू करते हैं तीन ताल कमलेश ताऊ पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ आज तक रेडियो पर तीन ताल का 57वां एपिसोड। जय हो, जय हो। और इस सारे के सारे फोम में और डोम में और व्योम में हारे को हरिओम है। लेकिन जमुना में झाग देखकर मन एकदम साबुन हो गया है, नहीं? दिल में आग है ना, और जमुना में झाग, इन दोनों का निवारण नहीं हो पा रहा है। अरे पानी में आग लगी हाँ। तो पानी से बुझाया। केजरीवाल जी ने झाग भी पानी से बुझाया। झाग मिल्खा झाग, चिप चिप करता पानी, पानी में झाग लगाई। उठ झाग मुसाफिर भोर भयो। जब भी कोई साबुन देखूं मेरा पैंट पुराना बोले धोले धोले। और छठ पूजा इसी में संपन्न हुई, नहाए खाए खरना। बिहार में केवल झा है, यहाँ पे झाग है। हाँ। देखिए क्या है कि उस दिन जो मैंने देखा, नहाए खाए के दिन बहुत बढ़िया झाग था। तो नहाने के लिए उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको बिना साबुन के झाग उपलब्ध करा रही है सरकार। और जहां तक रही बात, दिल्ली के लोगों का दिल ऐसा पसीजता है ना यार, ये लोग कैसे, कभी कभी मुझे विश्वास होता है कि अच्छे लोग हैं ये। ऐसे करके भीड़े सोशल मीडिया पे ये कहने लगे कि यार देखो कितनी, मतलब कितना पोल्यूशन है। उन महिलाओं को तो देखो बीमारी हो जाएगी। भैया वो महिलाएं और वो बच्चे ना उसमें नहाते भी हैं जमुना में। बच्चे जमुना में कूदते हैं लोहे वाले पुल से और मजे लेते हैं, उनको कुछ ना होगा। आप अपना देखो आप लोग। जो ताऊ कह रहे थे ना, इस देश का सबसे बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना भाई साहब, गरीब के बारे में जो सोच रहा है वो सोच बहुत अच्छा रहा है, लेकिन गरीब को पता ही नहीं कि उसके बारे में अमुक व्यक्ति ये सोचता है। वाम दल ले लीजिए, तमाम सारे जन आंदोलन ले लीजिए, जो दिल्ली वाला परिवार है इसके बारे में ले लीजिए, ये सब के सब लोग सोच रहे हैं पोल्यूशन से लोग खराब हो जाएंगे। एपिसोड में सोचते हैं। हाँ। एपिसोड में आज पिक्चर देख ली ना। हाँ। उनकी तो उनके बड़ा दिल में दर्द उठ गया। अरे ब्रिजवासी हैं वो, जो दोनों ब्रिज हैं, तीनों ब्रिज, सबके नीचे लोग रहते हैं और वही पानी में नहाते हैं सुबह और एकदम आराम से। हाथी भी रहते हैं वहाँ पे, लिखा हुआ एक साइन बोर्ड। हाँ, वहाँ पे दिल्ली के सारे हाथी वहीं रहते हैं। हाँ। सारे महावत जितने हैं उनका डेरा है यमुना के किनारे, तो वो वहाँ पे डेरा डाल के रखते हैं। आप कभी ITO से अगर ऊपर बजरे पे आए, यमुना वाले सचिवालय के बगल में, या आप इधर कॉलोनी कुंज वाले साइड में जाएं, तो आपको पीठ पे पाकल और गूलर की ढालें रखे हुए महावत हाथी पे जाते हुए मिल जाएंगे। वो जो रेत है उस वाले हिस्से में, जिसकी दुनिया के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है, जिस दुनिया को लोगों ने पाताल लोक सीरीज में ज्यादा देखा है, खुद जाके नहीं देखा है। ये ऐसी दिल्ली है, इनको नहीं पता कि वहाँ पे कौन से मंदिर हैं, कौन सी मज़ारें हैं, कौन सी बस्तियां हैं, कैसे लोग रहते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बारे में सारे लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। आज तक चरण नहीं धरे जिस देवालय में, उसके शिव को बचाने के लिए ये करुण क्रंदन सोशल मीडिया पे करते आपको नजर आएंगे। इनको लगता है कि शादी ब्याह में ना हाथी ऑर्डर करते हैं तो आ जाता है। अरे वो यहीं रहता है भाई। जोमैटो से नहीं आता है भाई साहब। उसके साथ लोग भी रहते हैं। यहाँ पे खतरा क्या है कि अपन ने ना, क्या होता है कि अमेरिका में जैसे ही 9/11 हुआ तो वहाँ पे ना सडनली लोगों को लगने लगा कि मुस्लिम भी कोई चीज होती है। हाँ, लुकमा मुस्लिम, वो ना बच्चे भी देख देख करके पुकारने लगे, देखो देखो। तो इनको वही हो गया कि गरीब के बारे में सुना बहुत है, देखा बहुत कम है। मुस्लिम एशियन देखा बहुत कम है। इनके घर में जो कपड़े आयरन करने वाला होता है या उनका जो गार्ड होता है, ऐसे लोग होते हैं 4 जिनसे उनका इंटरेक्शन होता है मेड वेड से, वो समझते, वो उनको ये पता नहीं होता मेड आखिर रहती कहाँ है, पानी कौन सा पीती है।
उनको लगता है कि 42 नंबर पे जो मेड आई है वो 44 नंबर पे रहती है। बहरहाल हाँ, जो छठ विषयांतर। पूजा है, हम्म, छठ पूजा में जो मेरे लिए सबसे खास चीज़ है, पिछली बार तो हमने सूर्य और उसको छुआ था, वो है उसका प्रसाद, जो स्वाद का खजाना है, यादों का कोष है, जो नॉस्टैल्जिया का संवाहक है, उसको कहते हैं ठेकुआ। और इतने विशेषण मैं सिर्फ ठेकुआ के लिए ही लगा सकता हूँ। आप दोनों ने इस साल के स्टॉक की व्यवस्था कर ली है, मतलब ठेकुआ का ठेकेदार बना दिया किसी को? सुबह नाश्ते में 4 ठेकुए खाए थे, 3 सिंघाड़े, ओह। 2 केले, 1 सेब, दौरी से उतरे हुए। और अभी ऑफिस में चोरी चोरी 3 ठेकुए चाय के साथ काट चुका हूँ। बताया भी नहीं। ठेकुआ क्या है, हम लोगों के यहाँ बोलते हैं उसको खबौनी। अच्छा। पूर्वी बिहार में उसको खबौनी बोलते हैं, इस तरफ ठेकुआ बोलते हैं। छठ की खासियत यही होती है कि आप बाजार से लाकर लड्डू भगवान को प्रसाद नहीं दे सकते, आपको सब कुछ घर में बनाना पड़ता है। फेस्टिवल ऑफ हाइजीन। हाँ, इसमें कुछ भी मार्केट की बाजार अभी धीरे धीरे एंटर कर रहा है ना। जब छठ बाजार में आ गया तो बाजार भी छठ में घुस रहा है, पर इसमें कोई भी बाहर की चीज़ नहीं रखी जाती। तो आपको 3, 4, 5 तरह की मिठाइयाँ बनानी पड़ती हैं, वो घर में बनानी पड़ती हैं। अब सब लोगों को पता नहीं होता कि लड्डू कैसे बनाएं। अच्छा, बड़े बाजार का आसानी भी, से ये देसी मिठाई बनती है। बाजार का भी करुण क्रंदन देखिए कि बाजार दौरी में नहीं घुस पा रहा है, न सूप में घुस पाया है, न डलवा में घुस पाया है, न केले में घुस पाया है, न स्विमिंग ठेकुआ पूल में घुस घुस पाया गया है। है, पानी की हाँ, अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन तो ठीक है, वो तो जो पोल, आदमी नहीं हाँ। जा सकता। अब घर में ऐसी महिलाएं छठ कर रही हैं जो पटना में है, अपने अपार्टमेंट से या अपने क्वार्टर से निकल करके गंगा जी तक नहीं जा सकती, उनके लिए शौचालय में उठना बैठना मुश्किल है। तो वो बेहतर है कि वहीं पे छठ कर लें। और क्यों ज़रूरी है कि सब लोग नदी किनारे पहुंच जाएं, पूरा शहर खाली हो जाए, है ना? पूरी वैशाली जो है वो केवल गंगा के किनारे हो, तो आप सोचिए वो भूस्खलन भी हो सकता है। भाई साहब, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पता चला कि एक पूरा पठार ही ढह गया, नदी का किनारा, और अचानक से वहाँ पे मौर्यन टाइम की बहुत सारी प्रतिमाएं और कोई पर्सिपोलन स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ गया। बहरहाल उसमें नहीं घुसते हैं। लेकिन बाजार घुसा कहाँ पे है? तो बाजार घुस गया है म्यूजिक में, है ना? और ये जो मैया लिख करके छठी मैया को याद करते हैं ना, बड़ी ई के साथ, बड़ी ई के साथ, है ना? इससे समझ में आता है कि कितना लेचड़ाऊ हो तुम, है ना? अरे किसी महिला को बोलते हुए सुन लो कि छठी मैया का गीत वो कैसे गा रही है, और उसमें क्या उच्चारणबद्ध लिख लो, है ना? कोई भी मैया नहीं बोलता है सिवाय मल्लिका शेरावत के। उन्होंने मैया मैया करके जो गीत वीत हैं, उसके अलावा कहीं पे आपको मैया नहीं मिल जाएगा, है ना? तो वहां पे बाजार ने घुसने की कोशिश की। और मैं छठ को लेकर, देखिए, मैंने पहला ठेकुआ और छठ से पहला साक्षात्कार मेरा सन 2000 में हुआ, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने पहुंचा। उसके पहले तक ठेकुआ हम लोग जानते नहीं थे। हम लोग ये जानते थे कि ये दिवाली के बाद में गोवर्धन हो गया, फिर उसके बाद में भाई दूज हो गया, अब इसके बाद में कार्तिक की पूर्णिमा आएगी और नरक चौदस, ये आपका कतकी का मेला एकादशी वाला होगा, देव उठौनी उसको कहते हैं। और हमारे यहाँ अवध में देव उठावन, जो देवशयनी एक होती है, और देवोत्थान जो एकादशी होती है, उसमें रेसिपी लगभग सेम है। आप माइनस कर दीजिए ठेकुआ को, तो लगभग चीजें वही हैं। बिना गन्ने के देवोत्थान एकादशी का पूजन नहीं हो सकता है। वहाँ पे भी देवोत्थान होता है, और बिना सिंघाड़े के उनके पूजा नहीं हो सकता है। और वैसे ही सूप में पूजा होगी। हाँ, बल्कि अगले दिन सूप पीट करके सवेरे सवेरे गन्ने के अगौरे से देवता के जगने की घोषणा होती है। और गन्ने का एक टेंट सा बनाया जाता है। बिल्कुल। और बिक्री वाले भी वही करते हैं, उसकी चोटी बना के, शिखर बना के रखते हैं। यहाँ पे भी छठ के घाटों में कई सारे लोग गन्ने की कोन बना करके 8-10 गन्ने बांध करके, और रात में उसके अंदर बैठ के सवेरे का 4 बजे का 5 बजे का इंतजार करते हैं। इस जगह छकैया के लिए ये होता है। अरे भाई साहब, हम बचपन में हमारी ड्यूटी लगती थी कि घाट बना के आओ। हमारे यहाँ नदी जो है बहती हुई नदी थी, और उसमें रेत था, बहुत खूबसूरत सुंदर साफ सुथरी नदी। पानी बिल्कुल जैसा कि फिल्टर से आता है, लोहागढ़ नदी। पानी जैसे फिल्टर से आता है अपने यहाँ, वैसा पानी हम नदी में यूं मुंह डालकर डायरेक्ट पानी पी लेते थे। तो वहां जाके घाट बनाओ जाकर, तो हम बनाते थे। उसमें ये नहीं कर सकते ना आप, चूंकि छठ एक बहुत सेक्युलर टाइप का फेस्टिवल है, मतलब इसमें कोई जातिवाद नहीं चलता। तो अब जिन्होंने बनाया है उनको ये लगता था कि अगर हम पहले नहीं पहुंचे तो हमारी मेहनत पे कोई आके डाला रख जाएगा और अपन कुछ ना कर पाएंगे, है ना? तो उसमें होता था, लोगों की ड्यूटी लग जाती थी कि बना के गए और सुबह जाके छेंक के रखना है, घर के लड़कों को भेज दिया। हाँ, कि हमने बनाया है, ये हमारा। और रुमाल की जगह पे या तो गन्ने रखे जाते थे, या फिर केले का एक तना उठा के वहां तक ले जाके उसको गाड़ दिया जाता था। तो मैंने बहुत बाद में देखा है ठेकुआ से
मेरा साक्षात्कार सन 2000 में हुआ, जब तक कि मैं, आप ये समझे कि 18 बसंत जीवन के देख चुका था। तो 2000 में जब मैंने ठेकुआ खाया, और ठेकुआ के प्रति रिस्पेक्ट कहाँ से आए, जो अवध में या राजस्थान में जो महत्व शक्कर-पारा और नमक पारे का और मट्ठियों का है कि हॉस्टल में पढ़ाई करने गए बच्चों को कुछ ऐसा बना के बांध दिया जाए जो 15-20 दिन महीने भर चले, और ये नाश्ते के तौर पे बीच में जब पढ़ते पढ़ते भूख लगे तो एक ठे मट्ठी या एक कटोरी में 8-10 ठे शक्कर-पारा निकाले, खा लिए, चाप के अपना पानी पी लिए 2 लोटा और वापस पढ़ने बैठ गए, है ना। ठेकुआ इनको बाईपास करके कहता है कि मैं 45 दिन चलूंगा। भाई साहब, कहाँ चक्कर में हो, मैं 45 दिन चलूंगा। और ठसक आटे से बना हुआ, अब तो मैदा वाले भी बनने लग गए हैं, सूजी और मैदा मिक्स करके, तो वो एकदम खसखस होते हैं, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन सम्मान असली जो है ना, वो दरदरे आटे से बने हुए का है। चक्की पे दरा हुआ ठेकुआ। देखिए, छठ के बारे में जो मैं बात कह रहा था वो रह गई, मैं तो बहुत सारी बातें मेरी रह जाती हैं, लेकिन खैर सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी ये कह रहा है, श्रोताओं के कान में एकदम कन खजूरा लौट गया होगा अभी सुन करके, है ना, कि सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कह रहा है कि बातें रह गई। वो चंडीगढ़ वाले जो थे अपने, हाँ, जिन्होंने कहा था कि भाई दूसरों को बोलने दिया करो। बहरहाल, तो मामला ये है कि जो छठ के प्रति मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, उसका एक हिस्सा तो हमने पिछले अंक में बताया था कि क्यों छठ को इतना रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसे देवता की पूजा इसमें है जिसे आप देख भी सकते हैं, जिसे आप महसूस भी कर सकते हैं, और जिसकी दात्री भावना के प्रति आपको कोई संदेह नहीं हो सकता है। यू हैव सफिशिएंट एविडेंस टू अंडरस्टैंड कि उनका कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए, समष्टि के लिए कैसे निराकार एकाकार भाव से व्याप्त ऐसे भगवान हैं जो हैं। हाँ, ऐसे भगवान हैं जो हैं, एक्चुअली नास्तिक भी उससे इनकार नहीं कर सकता, नास्तिक भी मना नहीं कर सकता है। तो एक तो कारण वो था, लेकिन दूसरा जो कारण है, और इसलिए मैं बार बार बाजार की तरफ देखता हूँ, और दिवाली की आलोचना में जितनी सारी बातें मैंने कही थी, वो सारी चीजें देखिए कि छठ में कैसे स्थापित होती हैं, कि मार्केट घुस नहीं सकता। हाइजीन का पर्व है, और हाइजीन इस स्तर तक कि केवल फिजिकल हाइजीन का मामला नहीं है, या केवल कल्चरल हाइजीन का मामला नहीं है, उसने एकदम रेस्ट्रिक्ट करके रखा है मार्केट को किसी भी रूप में उसमें घुसने से। तो आप गेहूं धोएंगे, सुखाएंगे, चक्की जांते में उसको पीसेंगे दुरदुरा, और फिर उसको हल्का सा मोयन दे करके, और फिर कसा कसा सान करके, और फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि साइकिल के पीछे वाला एटलस का लोगो, है ना, ये फूल पत्ती वाले डिजाइन, नहीं तो वो काट के फर्मे आते हैं जिस पर उनको रखा जाता है, तो वो के मुट्ठी से मार के उसको, और फिर वो तले जाते हैं, और सारी चीजें घर में हो रही होती हैं। बाजार से कुछ नहीं आता है, ना मिठाई का कोई डिब्बा, ना कोई चीज। केला आ जाएगा क्योंकि वो फल है और वो उपलब्ध है, और आप ये समझिए कि हर जगह केले का विधान ये नहीं रहा है। छठ में केला गांव से ही प्रोक्योर करके आता है। ज्यादातर गन्ना आपके खेत से आता है, गन्ना आपके गांव से सारे आता फल है। कुछ फल होते हैं, एक होता है फल जिसका नाम मैं जानता नहीं था, अभी हाल में पता चला, वो इतना बड़ा नींबू होता है जिसके अंदर लाल गलगल वाला नींबू जो होता है, जो देहरादून साइड में होता है, जो मकर संक्रांति में बोलते हैं उसको, वो वाला नींबू जो है वो यहीं से जाता होगा, जो उधर नहीं होता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे पानी फल, जैसे सिंघाड़ा बाबा ने बोला, हम लोग उसको पानी फल बोलते हैं, वो बाजार से आता है, क्योंकि वो उगता नहीं है सब जगह। पर ये सब ऐसी चीजें जो बाजार ने बनाई नहीं है, बाजार की बनाई हुई चीज नहीं हो सकती, प्रकृति की बनाई हुई चीज हो सकती है। इसमें सारी वनस्पतियां जो उपलब्ध होती हैं, फल फूल, और ये तीनों चीजें मैं बता दूं, ये गलगल वाला नींबू, गन्ना और सिंघाड़ा आपके फेस्टिवल सीजन के जितने विकार इंटेस्टाइनल थे दिवाली के और उसके आसपास के, उन सब को खत्म करने की औषधियां हैं। शहर में जिन लोगों को ये चीजें उपलब्ध नहीं है, कृपया 1 चम्मच गुड़ और उसमें आधा चम्मच घी मिला के 3 दिन तक खाएं, कृपा होगी। एक है कि बाजार नहीं होने का कारण एक भी कि संस्कृत नहीं है, आप गाने बना नहीं सकते। जैसे आप बहुत तरह के गाने, क्योंकि धुन भी सेट है और गाना भी सेट है, बिल्कुल। आप अभी क्या हुआ है, मार्केट में कुछ गाने आए हैं छठी मैया के लिए तथाकथित, वो गाने जो है उसमें नए शब्द हैं, वो सब नहीं चलता। गाने के शब्द सेट हैं, उनका धुन भी सेट है, आप वैसे ही गा सकते हैं, है ना, वो बहंगी लचकत जाए वाला ही सबसे ज्यादा चलता है, और उसमें बस तो उसका धुन भी सेट है, वो हर जगह वैसे ही गाया जाता है। कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं, सबसे एक भी मंत्र नहीं है, यहाँ तक ओम सूर्याय नमः तक नहीं है। कोई मंत्र नहीं है, तो ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, तो हर आदमी अपना करता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें आप ही पुजारी हैं,
और आप सब कुछ करते हैं, No चाहे mediator. उसमें हाँ कोई जाति विभेद नहीं है। और देवता आपका दिल देखता है, आपका इंतजामिया नहीं देखता है, और कोई माध्यम नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, कोई भाषाई माध्यम नहीं है। आप सोचिए कि एक शुद्ध रूप और से आपको जब लोक बाबा परंपरा जानकर का, हाँ, आश्चर्य होगा कि इस देश में मुसलमानों के भी डाले, वो खुद नहीं करते पर किसी बार कहीं मांग लिया। जनरली क्या होता है, बच्चों के लिए होता है ये, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और सारे हिंदू नेबर हैं, तो किसी ने सलाह दे दी कि अरे एक डाला गच दो, गचना बोलते हैं उसको, एक डाला गच दो, बचवा ठीक हो जाएगा। बचवा अगर ठीक हो गया तब रसूल मियाँ का डाला हर साल जाएगा। ऊ लाला है ना? तो ऐसा भी अब तो पता नहीं वो चल रही है परंपरा या नहीं, पर बहुत सारे मुस्लिम घरों के डाले, जैसे हिंदू घरों के ताजिए होते थे ना, बिल्कुल वैसे डाले जो हैं बिहार में, वो कई जगहों पर ये देखने में अनूठा लगता था पर उसलिए जाते थे। और डालों की संख्या कभी कभी एक घर में एक से ज्यादा हो जाती है, इसे गछने के चक्कर में। लड़का बीमार पड़ा, लड़की बीमार पड़ी, हे छठी मैया इसको बचा लो, तो एक डाला इसका भी। लेकिन अगर आप घर पर नहीं हैं और आप नहीं कर सकते तो आप किसी को बोल दें कि हमारा डाला अब आपके घर में है। तो जैसे हमारे पूरे खानदान का डाला, हम लोग सभी इधर उधर चले गए तो सबका डाला अब जो है बट गया है। मेरा डाला मौसी के घर चला गया है, मेरा भी एक पर्सनल डाला है जो मैं खुद अपने माथे पे लेकर चलता था, लेकिन अब वो मौसी के घर में वो मेरे भाई लोग करते हैं, उसमें मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, पर मेरी तरफ से पूजा होती है। लोग पूछते हैं ना कि पिछले कुछ दशकों में क्या बिगड़ गया है देश में, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि रसूल मियाँ ने धोती पहनना छोड़ दिया है, अब वो पजामा पहनते हैं, और तमाम रसूल मियाँ छठ के घाट तक नहीं जा सकते हैं, न रंग खेलने बाहर आ सकते हैं। अगर ये था और अब नहीं हो पा रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि यह संकट की बात है? इस पे कभी चर्चा। और एक आखिरी बात जो बाबा ने बोला कि क्या बदला है, पहले बिहारी छठ में बिहार जाते थे, अब छठ वो जहाँ है वहाँ चला जा रहा है। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे शहरों में जहाँ छठ की कोई जानकारी नहीं थी लोगों को, अयोध्या में इस बार हुई सरयू किनारे, वहाँ पे छठ हो रहा है। तो दिल्ली में जिस तरह का छठ होता है वो बेंगलोर में होता है, अहमदाबाद में होता है, मुंबई में होता है। तो अब जो है बिहारी ट्रेन भर के वहाँ नहीं जा रहे, अब छठ जहाँ है वहीं कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये गजब कॉन्फ्लिक्ट है, देखो कुलदीप, है ना, कि सीतामढ़ी वाले छठ करें तो समझ में आता है, अयोध्या में अगर छठ हो रहा है तो ये क्या कमाल की अडॉप्टेबिलिटी है। और इसका कंट्रास्ट क्या है कि अगर घर में कोई रिचुअल होना है तो उस रिचुअल के लिए माँ से नहीं पूछा जाएगा कि कैसे होना है। जैसे तैल पूजन है या मातृ पूजन है या कुआं पूजा जा रहा है या लड़के का तिलक है या बिटिया को हल्दी लगनी है, तो उसके पहले के कस्टम क्या होंगे ये माँ से नहीं पूछा जाएगा, ये बुआ से पूछा जाएगा। तो कैसे जो पैतृक डोमिनेंस कस्टम्स में रहा है वो प्रोमिनेंट रहा है, हमेशा से बना रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जहाँ जहाँ भाई लोग पहुंचे हैं वहाँ वहाँ पे छठ, सरजू किनारे छठ हो गई, हम गदगद हो गए कि नाउ इट्स गोइंग ग्लोबल। और देखिए ये सिर्फ छठ का मामला, ये जीवन में भी है। पहले क्या होता था, माँ से मिलने के लिए हम घर चले जाया करते थे, अब हमें छुट्टी नहीं मिलती, हम मम्मी का रिजर्वेशन करा देते कि मम्मी तुम ही आ जाओ। सबके साथ हो रहा है अब कि कहाँ हम 10 दिन पहले तो जब जवान थे तो 10 दिन आके रह के आ जाते थे वापस, अब माँ आती है मिलने के लिए क्योंकि बेटे जा नहीं पाते। और छठ के घाटों पे आजकल जो दृश्य है मैं बताते हुए रोए खड़े हो रहे हैं कि वीडियो कॉल है, वीडियो व्हाट्सएप पे, और उस पर रोती हुई माएँ हैं और झांकते हुए पूरे पूरे परिवार हैं जो कि महानगरीय अट्टालिकाओं में बसे हुए हैं और माँ को उस घर के छठ का दायित्व पूरा करते हुए देख रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो अचानक से आपको सजे मजे चिन्नू मिन्नू और उनकी मम्मी और उनके पापा, है ना, और एक आध और कोई सालू भाई या साला या कोई छोटा भाई जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, सिविल पढ़ रहा है, सब एक जगह पे इकट्ठा हुए उस सिसकती सुबकती सिंदूर में लिपटी हुई माँ से साक्षात आमने सामने बात करते हुए वीडियो कॉल्स पे दिख जाते हैं। तो आज का जो था ना, जब सूर्योत्थान का जो अर्ध था जहाँ से छठ समाप्त हुआ आपका बृहस्पतिवार वाला, आप ये समझिए कि उस दिन के बहुत मार्मिक दृश्य भी हैं। तो एक तरफ उल्लास है कि छठ सफलतापूर्वक खत्म हुआ, लेकिन एक तरफ वेदना भी है और गांवों में बड़ा टेंशन होता है कि भैया तो आए हैं और सुरेंद्र भैया नहीं आए, नहीं तो राजीव रंजन तो कहे थे कि वो आएंगे, 4 दिन अवकाश ले लेते तो क्या हो जाता।
अरे वर्ष में एक ही बार तो आना है। राजीव रंजन का नाम ऐसा लग रहा है कि इनको तो नहीं मिलेगा अवकाश। मैं कल ना एक आदमी ठेकुआ खा रहा था और मैंने कहा कि यार थोड़ा मेरे लिए बचा देना, मुझे दे देना। तो वो थोड़ा दुष्टात्मा है, वो दिया नहीं। मुझे चिढ़ा चिढ़ा के वो 1-1.5 दर्जन ठेकुआ खा गया वाह। और अगले दिन उसका पेट खराब हो गया। तो मैंने जानते उसको चिढ़ाते हुए क्या कहा? ठेकुआ। आज लोग कह रहे हैं तुमने- ताऊ का असर आ गया मुझ पे। एक और वैसे एक चीज तो ये पता नहीं उसका नाम थोड़ा अजीब सा, चावल का जो लड्डू बनता है, लडुआ हाँ लड़ुआ, है ना, वो चावल का लड्डू होता है। बिल्कुल नहीं चाह हैं? हाँ लड़ुआ जो होता है वो लाई जिसको बोलते हैं बहुत सारे इलाके में, अच्छा, नहीं वो लेकिन मकर संक्रांति में होता है। नहीं, लेकिन एक छठ वाला भी है ना। छठ वाला जो होता है उसको कसारा बोलते हैं। अच्छा, तो वो हमारे शायद यहाँ अलग अलग। उसको कसारा बोलते हैं। वो चावल के आटे का, दरदरे आटे का, हाँ। उसमें चीनी, घी, दूध ये सब मिला के गोल गोल रफली उसको हाथ से बनाया जाता है। ठसक और होता है वो लेकिन भी कुक्ड नहीं होता, ठोस होता है। ठोस होता है। हाँ एकदम लगता है वो कौन सा गेम से बड़े लोग खेलते हैं भैया, जिसमें घास में गेंद उछाल रहे होते हैं। पॉलिटिक्स नहीं। टेनिस, नहीं वो क्या पार्क में जो गोल्फ, टाइगर गोल्फ, टाइगर खेलता था, गोल्फ। हाँ। हाँ गोल्फ की बॉल जैसा दिखता है वो उसको हम जो गिल्ली डंडा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गुल्ली डंडा। हाँ। उसमें गुल्ली होती है और डंडा होता है। तो ये 3 ताल का एपिसोड नंबर 57 है। और ये अच्छा, अभी हम शुरू नहीं किए थे। यही तो दिक्कत है यार। जनवासे में ही इतना खा लिया हम लोगों ने कि बारात में क्या खाएंगे। मेन कोर्स तो उसके आगे था। तो ये जो अंक है ना 57, इसमें भी बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए इसके विन्यास को देखिए, इसमें सत्ता भी है और इसमें वन भी है। और सत्ता में ऐश्वर्य है, वैभव है, विलासिता है, गजराज की सवारियां हैं, आज आपने हाथी का जिक्र किया, अट्टालिकाएं हैं। और वन में त्याग है, संन्यास है, सादगी है। अच्छा, ये वन जंगल वाला था। हाँ। मैंने सोचा एक वाला है। जो पहले नंबर पे आया उसे सत्ता मिली। नहीं मुझे तो ये लगा था कि ये नंबर वाला है, क्योंकि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सत्ता में तो वन है, कहीं कहीं पे डबल इंजन की सरकार है, वरना तो सत्ता में वन है। तो 57 में एक और चीज है कि राम को सत्ता मिलने वाली थी, मिलते मिलते वन मिल गया। और इसलिए मुझे लगा कि 57 जो है ना, सत्ता और वन दो अलग बिंब हैं, इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाला एक गोंद है। और अपनी सत्ता के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो वन वाली, 57 में। वो भी 57 में हुई थी। मैं भी देखिए बाबा अंकों की व्याख्या सीख गया हूँ। क्या बात है। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। चंद्रकांता के सोमदत्त या सोमनाथ क्या नाम था, हाँ, वो चरित्र की तरफ तुम जा रहे हो, जो गणना करते रहते थे 4, 6, 8। हाँ ये पंजाब में नहीं होता, ये 57 होता है। तो एजेंडा बताता हूँ आज का। आज बात करनी है सबसे पहले जेनजी पर, जो पहले की छूटी हुई है बात। ये जो नई जनरेशन है, डिजिटल दौर की जनरेशन, जिसके बारे 2000 के बाद जो पैदा भय। हाँ, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे नहीं हैं, वो एटम बॉम्ब हैं। तो इनकी नवैयत क्या है? क्या इनकी जनरेशन को कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है, या पिछली जनरेशन को? ये वो अपना बच्चे चश्मा हैं साफ जो करना? 3 साल की उम्र में एक प्रेग्नेंट महिला को देख के कहते हैं आपको क्या लगता है मैं बुद्धू हूं? तो बहुत सारी बातें इसमें करने के लिए, पर आप दोनों से पूछेंगे कि जेनजी के बचपन में और आपके बचपन में क्या फ़र्क रहे, और सबसे खखोरू जेनजी लोगों से आपका सामना किस तरह से हुआ। और फिर एक बिजार खबर ये होगी कि मध्य प्रदेश में नहाने के बाद तौलिया ना मिलने पर खिसियाए पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वाह। तो मुझे लगा तौलिए की नवैयत पे और गमछे पे बहुत देखा है मैंने तो आपको गमछे में, मतलब सिर्फ गमछे में नहीं, कंधे में गमछा लिए हुए, उस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर ये आपके लिए ख़ास है। बुलेट देवता का मंदिर तो बना था, फिल्म भी बन गई है उस पर, वाह। राजस्थान में। ओम बना पे। हाँ, ओम बना पे। तो उस पर बात करेंगे, बुलेट के साथ प्रयोग। कुछ लोग मानते हैं कि बुलेट शोशेबाजी है, ये बाइक लोग अपने लिए नहीं औरों के लिए खरीदते हैं। तो अगर आपका इस पे दूसरा आप प्रतिवाद करना हमारे चाहें। मित्र ने कल ही खरीदा है एक बुल्ट। बुल्ट। बुल्ट नहीं है वो, हालांकि वो है रॉयल इनफील्ड की है, पर बुल्ट नहीं है, उसमें मीटियर लिखा हुआ है, अच्छा, जो आसमान से गिरता है ना, हाँ हाँ। मीटियर। लेकिन ये जो पारंपरिक उल्का पिंड। शैली में नहीं है बुलेट, वो या है जो पारंपरिक क्लासिक- शैली में, वैसा ही है, खाली लिखा हुआ है मीटियर, उसमें बुल्ट जहाँ लिखा होता है वहाँ बुल्ट नहीं लिखा हुआ है। हालांकि इसमें खाली चेंज मैंने ये देखा कि आगे का जो सब कुछ है ना वो डिजिटल है, लाइट ऑटोमेटिक है,
कुल मिला बाकी के digital घिनास्टिक कर GPS। दिया है उसको। बाकी सब कुछ वैसे, इतना बड़ा पेट्रोल का टंकी है, क्या करेगा यार आदमी को, यहाँ से यूरोप जाना है एक टंकी भरवा के। अरे वो लड़का यूं खड़ा कर रहा था तो दूसरी तरफ हो गया, शुक्र कीजिए मैं इस तरफ बुलेट खड़ा था, चलाने वाले तो मैंने पहले उसको संभाल लिया। छरहरे या फिट होते थे। पहले लोग ऐसे थे जो बुलेट चलाते थे, उनकी नाभियां तनी हुई होती थी, रीढ़ की हड्डी से सटी, बीच में केवल 3 अंगुल की जगह होती थी। हाँ, लेकिन अब जो बुलेट चलाने वाले हैं ना, उनके पेट भी आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं। अब इतने बड़े पेट को थामने के लिए बड़ी सी टंकी तो चाहिए ना, एक ऊपर की टंकी को। मोटे लोग कहाँ चलाते हैं बुलेट अब? ये खूब चला रहे हैं आजकल, तो मोटे लोग ही चला रहे हैं बेचारे, पतलिंगा तो उसमें घूम रहे हैं। देश भी चला रहे हैं। हाँ। आखिर में न्योता वाले श्रोता में 3 तालियों के पिछले एपिसोड पर आए रिएक्शंस और चिट्ठियां, तो ये सारी बातें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं 3 ताल, ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और एक ये करार भी हुआ था कि हम आने वाले एपिसोड्स में उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं और वो आगे कभी करेंगे की सूची में चले जाते हैं, तो उनको अब खोद के निकाला जाए। तो इसी में से एक विषय है जेन जी, यानी जनरेशन जी, जो उन्हें कहा जाता है जो अभी ताज़ा वयस्क हुए हैं या हो रहे हैं। ये वो बालक हैं जो शुरू से इंटरनेट की छाँव में पले, जिन्होंने फ्लॉपी डिस्क नहीं देखी, हो सकता है सीडी का भी शायद इस्तेमाल ना किया हो, और इनकी एक अंदरूनी एक कोडिंग है, एक प्रोग्रामिंग थोड़ी अलग है, तो मतलब एक भाषा भी अलग है। जैसे मतलब बाबा ब्रो, यू आर लुकिंग लिट AF। और वो जब लिखते हैं ना मैसेज, तो उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अभी IB के सामने, NIA के सामने नई चुनौती जानते हैं क्या है? एक तो ये है कि जो चरमपंथी हैं, आतंकवादी हैं, उनकी भाषा को डिकोड कर पाए, या जो दूसरे देशों के रडार सिग्नल से उनको डिकोड करें। लेकिन नई जनरेशन जिस भाषा में बात कर रही है आजकल, अरे गजब है, उसको डिकोड करना उतना ही मुश्किल है। अरे हम एक नया वर्ड सीखे हैं, बेस्ड BASED, जो आधारित होता था पहले। हाँ। उसके अलग मायने हैं। अच्छा, आप लोग जरा ढूंढ लीजिएगा। वैसे ही नई चीजें मिलती हैं। स्टैन, वो ऐसा फैन है जो स्टॉक भी करता है आदमी को। तो हाँ, अब क्या है कि यार अगर आपने नया शब्द बनाया है तो हमको, ऑक्सफोर्ड को, कॉलिंस को, डिक्शनरी वालों को बता दो, लोगों को भी बता दो। ये नहीं, कोई मेमो शेयर ही नहीं करते हम लोगों से। पिछले लेकिन जनरेशन उनमें- से कोई मतलब ही उनमें- नहीं उनको। उनमें उनको यकीन नहीं है। हाँ। वो कहते हैं कि अब हियां से शुरू हुई, 20वीं सदी तक का सब डिलीट करो, 21वीं सदी से धरती का इतिहास शुरू होता है। हम इसके जन्मदाता और इसके प्रस्तोता और इसके टार्च बीरर सब कुछ हम ही हैं। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग क्या करते थे, एक अस्पा करके लैंग्वेज होती थी। हाँ, जिसमें आधा सा और पा लगा देते थे। हाँ, हाँ। तो स्पम कस्पा जस्पा रस्पे हस्पो, हाँ, इस तरह का होता था। एक सरफुरी बोली जो है ना उसमें, हाँ। राग दरबारी में एक सरफुरी बोली। हाँ, तो हम लोग सोचते थे अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर। फिर कोई जो है वो ऐफन कलश चक्र टंकार वाली किसी ने सिखाई, इशारे करने वाली RSS के आदमी ने मुझे, तो मैं बहुत अपने आप को 30 मार का समझता था। अपन तो दूसरों को फॉलो करते थे। ये लोग पूछते नहीं है, इनको कोई हमारे में जितनी बुराइयां और अच्छाइयां हैं वो हमारे बड़े भैया ने दी, उनको उनके बड़े भैया ने दी, है ना। परिवार में से कुछ नहीं, चला रहा बुराइयां है। अच्छाइयां नहीं, स्कूल की किताबें और कमीजें पतलूने भी। हाँ, सब कुछ। ये लोग कहीं से ले नहीं रहे, ये अपना ही आविष्कार कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, आपस में रख रहे हैं। बहुत ही एक जेनजी की लड़की है, उसने लिखा है ट्विटर पे, लिट वेदर, आई फील लाइक हैविंग सम हॉट चॉक। तो उस पे एक लड़का आके कमेंट करता है IKR। तो मुझे लगा यार क्या है, मैंने गूगल किया तो पता चला आई नो राइट। तो मतलब अलग ही उनका एब्रीवेशन का चल रहा है। किसी ने लिखा अभी एक है RUT, आर यू देयर।
हम उसको रट रट के रट्टा मार लेंगे। हाउ इज योर NNN गोइंग? मुझे लगा कि कुछ ये नई स्कीम आई होगी उसमें ना, किसी ने उस पे जवाब दिया हाँ, कि या कुछ ऐसी चीज पूछ रहा है जो पूछनी नहीं चाहिए सार्वजनिक रूप से, जो NNN। हाँ नहीं वो है वैसी चीज। डॉट डॉट डॉट। उस पे जवाब दिया किसी ने कि गोइंग गुड, आई एम सेविंग इट फॉर माई फ्यूचर। तो मैंने कहा यार कुछ NPS टाइप का नया आया है ये, कुछ PPF NPS। गूगल किया, वो नो नट नवंबर करके एक चीज होती है। बाप रे। तो मैंने कहा अरे। कि यार ये गजब ग्रामर चल रही है। तो बाबा यू आर अ पानिनी योरसेल्फ। भाषा के इन प्रयोगों को, मतलब आप जैसे हम कई बार जज भी करते हैं कि यार क्यों एब्रीविएशन कर रहे हो, पर क्या दिक्कत है, उन्होंने अपनी भाषा इजाद की, उसमें वो बात करते हैं, किसी की ओढ़ी हुई भाषा नहीं है, बिल्कुल। तो अच्छा ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बबल्स हैं एक रुके हुए समाज में, जो अपनी शुद्धता और अपनी ट्रेडिशन को बचाने की जद्दोजहद में लगातार पिछले 50-60 साल से आगे जाता रहा। ये उस रुके हुए पानी में फूटते बजाते हुए बबल्स हैं, जो फूट करके वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बबल्स क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये अभी तत्काल किसी एक स्ट्रक्चर में जाने के लिए तैयार हैं। इनका अकादमिक स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है, इनका कोई मानकीकरण नहीं है, ये अभी चर्निंग में है। तो ये फदकती हुई कढ़ी की तरह है, जो अभी पकी नहीं है, बस प्रस्फुटन शुरू हो गया है और आगे चल के धीरे धीरे गमक महक बढ़ेगी और उसके बाद में कुछ पक के सामने आएगा। तो जेनजी की चीज़ों को दोनों तरह से देखने की आवश्यकता है। एक तो कि वो बहुत अभी इमेच्योर है, अभी बहुत शुरुआती है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है अंततः इसकी परिणति एक मानकीकृत नई भाषा, नई जीवन शैली, नए सोच के तरीके और नए किस्म के शौक इनमें होने वाली है। आप इसे माने या ना माने, अधिकतर लोगों की समस्या यह है कि उनकी पूरी जिंदगी अपने बाप से लड़ते हुए वो अपनी जवानी की दहलीज छूते हैं और जैसे जैसे वहां से उतार शुरू होता है वो अपने बाप जैसे बन जाते हैं। तो अधिकतर लोग इस जेंजी को गरियाते नजर आएंगे, आपको आलोचना करते मिलेंगे, भर्त्सना करते मिलेंगे, कहें लापरवाह हैं, कोई दायित्व बोध नहीं। अरे आप ये सोचिए ना, आप जिंदगी भर सुनते रहे कि स्वामी विवेकानंद, है ना, योगी फलाने, अरविंदो, ये सब बच्चे टीन एज में योगी हो गए हैं। इनको मकान से मोह नहीं है, इनको कतई पैसा जोड़ने से मोह नहीं है, ये हमेशा उन चीजों पे खर्च कर रहे हैं जिनका अस्तित्व तो 1-2 साल से आगे रहना ही नहीं है। ये मोबाइल पे खर्चा कर रहे हैं, ये गेम्स पे खर्चा कर रहे हैं, ये अपने कप्पा जैकेट्स पे खर्चा कर रहे हैं, जीन्स और शूज पे खर्चा कर रहे हैं। ये एकदम नई जनरेशन है जो योगित्व की तरफ जा रही है। वो पूरी योग वाली अवस्था में आ गए हैं। इनको किसी चीज से मोह नहीं है, आपके इतिहास से, आपके संविधान से, आपके धर्म से, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से, आपके कुल के देवता या आपके गांव और पैतृक निवासों से, उन तमाम चौराहों चौहद्दियों से इनका कोई मोह नहीं है भाई साहब, जहां पे खेल के, लड़ के, पढ़ के, घूम के आप बड़े हुए हैं। ये हर रूप में निर्मोही हैं। आप लोग निर्मोही अखाड़ा जाते हैं, निर्मोही बच्चा पसंद नहीं आपको। ये कंट्राडिक्शन ठीक हम नहीं इसके कारण में थोड़ा सा जाएंगे। बाबा बहुत बढ़िया बताए। कारण यह है कि हमको जब बोलने की इच्छा होती थी तो अपने को ढूंढना पड़ता था साथी। अरे कहाँ जाए रे, आओ आओ। हम बोलते थे तो कोई आदमी ढूंढना पड़ता था। जब आदमी समाज में बोलता है तो मानक स्थापित हो जाते हैं कि इस शब्द का मतलब यह है, कटोरी इसे बोलते हैं, चांद उसे बोलते हैं, ये सिद्ध साबित हो जाता था। अब ये जब पैदा हुए तो ये टेक्स्ट में बात करने लगे, जिसमें कि संक्षेप होने लगा। TEXT 4 अक्षर है और TXT 3 है, तो ये टाइप कौन करेगा? समझ रहे हो? तो बात हो गई ना। यहाँ से मसला शुरू हुआ। और चूंकि ये अकेले रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं, इनका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, तो लैंग्वेज हमने हजारों साल पहले आविष्कार किया। फिर लैंग्वेज ऐसी होती है, नए नए शब्द आते हैं, उत्कृष्ट होते रहती है, बड़ा होते रहती है, फैलते जाती है, एक नदी की तरह। इनकी वो नदी जो है ना, वो इनके छोटे छोटे नाले हैं जो एक दूसरे से स्ट्रीम होके मिलते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रीम बोलते थे। जो देखते थे रियल में, वो स्ट्रीम हो रहा है। अब क्या है कि मामला, चूंकि ये टेक्स्ट ही करते हैं सिर्फ, और टेक्स्ट करके जब बड़े होते हैं, जब 18 साल के हो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ पे इनको बताया जाता है, इनको लगता है कि यार ये सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ है। फिर उनको पता चलता है कि दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ तो विषमता है, यहाँ तो गरीब है, अमीर है, तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को रोटी नहीं मिल रही। तो फिर उनको कोई टीचर बताता है कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म। तो कहते हैं ये क्यों नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए।
क्योंकि उनको सडनली पता चलता है कि 26 के हो जाओगे तो काम करना पड़ेगा। गरियाते हैं अपने पेरेंट्स को, यू नेवर ट्राइड हार्ड फॉर इट। ये जो तुम सब कुछ पहले से यूज कर रहे हो, इन सब के पैसे देने पड़ेंगे। एयरटेल को भी देना पड़ेगा, जियो को भी देना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रीम होता है तुम्हारे घर में नेटफ्लिक्स, इसके भी पैसे लगते हैं मंथली, और खाने पीने के सो अलग। सडनली उनको रियलाइज होता है, सडनली अब जैसे देखो क्या होता है, ग्रेटा थनबर्ग बोलती है कि सारे पावर प्लांट बंद कर दो, बहुत प्रदूषण हो रहा है, हमको क्लाइमेट चेंज पे एक्शन चाहिए अभी। ये नेता लोग ब्लैबर करते रहते हैं, 2070 तक कौन वेट करेगा। उसको मैं बताना चाहता हूँ कि बहन शांत हो जा, ये जो मोबाइल चल रहा है ना तेरा, कोयले से चल रहा है। इनको सडनली लगता है कि यार ये लोग तो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, ये तो उससे प्रदूषण होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको सब कुछ मिला हुआ है। हार्डवर्क जो है ना अभी तक हुआ नहीं है, और सब कुछ जब आदमी एक बटन से होता हुआ देखता है ना, हमको भैया नानी याद आ जाती थी 13 का पहाड़ा याद करने में। इन्हें याद ही नहीं करना, इनको जोड़ घटाव से मतलब ही नहीं है। क्यों? बैकवर्ड लोग, व्हाई विल यू काउंट। हम तो 19 में 18, 19 गुना 18 कितना होता है वो याद रखते थे। इनको 19 गुना 18 मोबाइल पे पता है, ये गूगल से पूछ ले, उठते भी नहीं है। सीरी व्हाट इज 19 into 18, सीरी बताती है। अब बहुत मुश्किल है इनके लिए कि सामान्य लोगों जो सीरी नहीं है और श्री राम प्रकाश हैं, उनसे कैसे बात करें, उनसे कैसे डील करें, है ना। और यही समस्या है इस लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज मैं विरोध नहीं करता, बाबा ने कहा कि अगली पीढ़ी है और अच्छी है, हम लोग निंदा करते हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा, पर मैं इतना जरूर चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ें और सूंघ के देखें कि ये जो पोल्यूशन है ना, उसमें उनका भी योगदान है। वो जो बैठ के बिटकॉइन खरीदते हैं, एक बिटकॉइन बनाने में पूरे अर्जेंटीना की एनर्जी लग जाती है, और वो कोयले से आता है, कहीं ना कहीं धुआं निकलता है। ये पराली किसान इसलिए जलाते हैं कि उसको अगला फसल बोना है, क्योंकि इनको लगता है कि ग्रोफर से आता है, लेकिन गेहूं खेत से आती है, उसके लिए उसको गेहूं लगाना है, तो धान को जलाना है, वो धुआं हो रहा है। सब समस्याओं का समाधान है, पर लोगों से थोड़ा बात करें, देखें और वंडर नहीं करें व्हाई आर दे डूइंग दिस। वो गुलाब जामुन को वो जी जैम बोलते हैं। रुपए में गुलाब जामुन को जी जैम, छोले भटूरे को सी बैट। वो तो हमारे टाइम में शुरू हो गया था। सत्य निकेतन और ये सरोजनी नगर नहीं जाते, ये एसएन जाते हैं ये। हाँ, ऐसा तो हम लोग भी जा रहे थे। सीसेक, हाँ। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये हम लोगों के टाइम में शुरू हो गया था। ये तो ट्रिग्नोमेट्री वालों का दिया हुआ है, मतलब वो भी एक आभासी सीसेक। दुनिया है ना गणित की। अब जैसे वो एफ लिखते हैं, हाँ, लिट एफ, AF, ठीक है, लिट का मतलब तो समझ गया मैं, एफ का मतलब जब मैं समझा तो मैं घबरा गया कि यार एफ वर्ड बोलना तो हमारे लिए बहुत ही बुरा हुआ करता था, और ये लोग तो ऐसे लिख रहे हैं, बच्चे भी जिनकी उम्र नहीं है कुछ, वो भी लिख रहे हैं। तो सार्वजनिक आजकल एक ओ माय गॉड का ओ माय गॉश आया है, हाँ, है ना, व्हाट द फिश, है ना, तो मछली को लोग याद कर रहे हैं। और इनके लिए ना हर कोई ब्रो है, किसी भी उम्र का हो। पापा यार ब्रो प्लीज डिस्टर्ब मत करो। हाँ। हर कोई ब्रो है। अब पापा की स्किन में घुस के आप सोचो कि पापा को ब्रो बुलाए जाने पे कैसा लगा हो। और माँ बाप को लग रहा है कि अगर बियर पिलाने की कीमत पे ये अपना मोबाइल नीचे रख के मुझसे बात करने को तैयार है और मेरे साथ खाएगा, तो उसको बियर ऑफर कर दो। इसलिए 14-15 साल के बच्चे घर में पेरेंट्स के साथ लंच टाइम में संडे को आधा मग बियर पी रहे हैं, फोन फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे टाइम में मम्मी शिकायत करती थी पापा से कि आप इनको टाइम नहीं देते। अब जो है बच्चों से शिकायत होती है कि तुम पापा को टाइम नहीं देते। लेकिन एक चीज इसमें समझनी चाहिए कि, और उसी से मैं बचाना चाह रहा था कि कहीं ये सारा का सारा जो खरमंडल मच गया है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था उलटती हुई एंटीथेसिस मोड में जाती नजर आ रही है, उसका ठीकरा हम जेनजी के सर पे ना फोड़ें। ये बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक आभासी दुनिया में जा चुके हैं, और उनको इस तरह से कह के हम और पुश कर देंगे, और उनकी गलती है भी नहीं। निर्मला ताई ने कहा था एक बार, आर्थिक सुस्ती के लिए मिलेनियल्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि ओला उबर ले लेते हैं वो। हाँ, सच में बयान आया था। बिल्कुल। ये नई जो पीढ़ी है वो कार खरीदना नहीं चाहती। हाँ, मतलब मेरे भाई के पास कार है, और उस कार का वो कभी इस्तेमाल नहीं करता। वो खड़े होकर गंदी होती रहती है, साल में एक बार उसको उठवा के खिंचवा के सर्विस कराता है। वो ओला उबर से खुश है और उसमें वो बहुत कंफर्टेबल है। तो ये लोग ओन नहीं करना चाहते, केवल सर्विसेज को यूज करना सर एनएफटी खरीद लेंगे, क्योंकि उसको छू नहीं सकते ना। ये ओन उन चीजों को नहीं करना चाहते जिसे छू सकते हैं। जिसको संभालना हो, लेते हैं। जिसको संभालना हो। हाँ। इन बच्चों के घर में जा करके इनके रूम में आप कभी इनकी अलमारियों को देखें, और मैंने तो कई बच्चों की देखी हैं अलमारियां जा करके, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये अलमारी कपड़ों की है, किताबों की है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की है, किस चीज की है, क्योंकि सब गड्ड-मड्ड है, सब मिक्स्ड है, और वो कुछ भी ओन नहीं करना चाहते। लगता है कि वो ओनरशिप से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त रखना चाहते हैं। उनके लिए खाना
एक प्रक्रिया नहीं है जिसमें सब्जी खरीदी जाएगी, काटी जाएगी, धोई जाएगी, पकाई जाएगी, खाया जाएगा और खाने के बाद डू द डिशेस वाला एक वाक्य आता है ना, बर्तन धो लो, किचन को पुनर्नवा कर दो। उसमें ये है नहीं। इनको लगता है कि हम जोमेटो से खाना ऑर्डर करेंगे, पिज्जा अपने बॉक्स में आएगा, कोक अपनी बोतल में आएगा, पिज्जा खाना है, कोक पीना है और उसके बाद में एक बड़े से गार्बेज बैग में पिज्जा का जो बॉक्स है और जो कोक की बोतल है उसको फेंक देना है। मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि फिर हुआ कैसे ये सब कुछ, ये क्यों कर हो गया है। देखिए, इस जनरेशन से ठीक पहले की जो पीढ़ी है मिलेनियल्स की, जहां से शायद हम लोग आते हैं, सारे के सारे यहाँ बैठे। आप आते, हम नहीं आते। हम जनरेशन मिलेनियल्स के 38 है ना ब्रैकेट के, 38 के नीचे वाले सारे मिलेनियल्स हैं, ऐसा है। मिलेनियल्स 1997 तक के हैं, जो 96 मतलब 97 तक पैदा हुए, 96 तक जो पैदा हुए थे। और शुरुआत कहाँ से है उसकी? 89 86 है कुछ, है ना? हाँ, ऐसा 86 कुछ है। अच्छा, तो हम भी बाहर हो गए, आप भी हम बाहर, Gen X हो गए। इसीलिए मैं ठीक है। ओह माय गॉड, आई लॉस्ट इट। जेन एक्स जो था ना वो ट्रांजिशनल था, उसने दोनों दुनिया देखी। तो हम लोग जो Gen X मिलेनियल्स वाले ने जो है वो थोड़े से उच्छृंखल थे। अब आप इसको इस अब तरह जो है ये बिल्कुल शांत है। इस तरह से आप देखें कि एक जनरेशन जिसने अपनी पैदाइश के टाइम घर में एक अदद फिलिप्स का रेडियो देखा था, फिर धीरे धीरे उसके घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, कुछ दिनों बाद कैल्विनेटर का एक फ्रिज आया और लंबरेटा का स्कूटर आया। इन लोगों के घरों में जैसे जैसे विज्ञान चीजों को बदलता गया, तकनीक चीजों को बदलता गया, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। उन्होंने रंगीन टीवी देखा, उन्होंने कैसेट देखा, डेक देखा, उन्होंने वीसीआर देखा, वीसीपी देखा, उन्होंने देखा कि वीएचएस टेप डालने से फिल्म देखी जा सकती है। उनके समय तक साउंड में रिवोल्यूशन आना शुरू हो गया और सिनेमा घरों में नए किस्म के साउंड आने लग गए। उन्होंने वॉकमैन खरीदा जिसमें उन्होंने कैसेट डाली और गानों को सुना। उन्होंने कैसेट में गाने डब कराए, दोपहरी में भाग भाग के दुकानों पे जा करके 1 रुपया 1.5 रुपया प्रति गाने के हिसाब से। उन्होंने कैमरा खरीदा क्योंकि उसके पहले तक फोटो केवल नुमाइश में या शहर के 2-3 स्टूडियोज में खींची जाती थी। उन्होंने कोडैक का कैमरा खरीदा जिसमें कलर रोल लगाया और 36 फोटो एक रोल से निकाली। यहाँ से चलते हुए फिर उनकी जिंदगी में आया कैलकुलेटर और उसके कुछ दिनों बाद आया फोन, लैंडलाइन वाला, और उसके बाद उनके घर के मोहल्ले में आया पीसीओ, उनके घर पे पहुंचा कंप्यूटर। पीसीओ भी एक चीज हुआ हाँ, करती पीसीओ एक चीज हुआ करती थी और मतलब पीसीओ वाले माने जाते थे कि ये दे आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। आज आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप मर जाएंगे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ खोजते खोजते और आप फोन नहीं कर पाएंगे। और भाई साहब, आप फोन करेंगे भी तो किसको करेंगे? नंबर आपको याद नहीं और फोन के नंबर्स की कोई डायरी आप अपनी जेब में रखते नहीं। आपका फोन डेड हो जाए तब आप किसी को दूसरे के फोन से फोन नहीं कर सकते कि मेरी मदद कर दो। तो स्थिति वो है। हम फ्लॉपीज में आए जिसमें कि 30 KB, 50 KB, 100 KB डेटा आता था। वर्ड की 4 फाइलें डाल दीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, कहानी खत्म। एक एक्सेल सीट डाल दी, फ्लॉपी खत्म। उस तरह की स्थिति थी। वहां से आप गए सीडीज पे आए। सीडीज के बाद फिर सीडीज के भी नए रूपांतरण आते रहे। वो 700 MB की सीडी जो है वो अचानक से 1.4 GB वाली सीडीज में डीवीडीज में कन्वर्ट हो गई। तो ये, और हम लोग क्योंकि कम्युनिकेशन के स्टूडेंट थे, हमने फिल्म के कैमरों की अंत्येष्टि देखी है और डिजिटल DSLR कैमरों को मार्केट में आते हुए देखा है और कैसे उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट फोटोग्राफी का कैप्चर किया। ये जो फोन से फोटो आप खींच रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि 36 रोल खींचने वाली जनरेशन के बाद में जब पहली बार DSLR आया था, ये बताया गया था कि इसमें कार्ड लगाइए भाई साहब, फोटो खींचिए, फोटो को कंप्यूटर में ट्रांसफर कीजिए, इस कार्ड में फिर फोटो खींचिए, आप अनंत फोटो खींच सकते हैं भाई साहब। इस उन्माद में लोग पागलों की तरह फोटो खींच रहे थे। वो एक संतुलन, एक अनुशासन तस्वीर खींचने का वहां से खत्म होता गया। ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन ये सब देखने के बाद में जिस दुनिया तक हम पहुंचे, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के कंधे पे बैठ के आई है, वो बहुत ही वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है। उसमें सब कुछ आभासी है। वो एक करेंसी लेके आया है जो आभासी है। वो एक फैमिली बनाता है जो आभासी है। वो एक सोसाइटी क्रिएट करता है, कम्युनिटी क्रिएट करता है, फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, इंस्टा से लेके तमाम सारी जगहों पे, जो आभासी है। वो एक राजनीति करता है जो आभासी है, क्योंकि उस राजनीति के धरातल पे वो कभी गया नहीं। वो हाउ टू ग्रो पोटैटो इन योर फार्म गूगल पे, यूट्यूब पे देखता है, वो आभासी है। वो कभी आलू के खेत में नहीं गया है। उसको 5 पत्तियां रखने पे पता नहीं चलता है कि ये किस चीज़ की पत्तियां हैं,
5 दालों को वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सी दालें हैं। 5 फलों को रखने पे वो बता नहीं सकता है कि ये पेड़ पे हुए थे, पौधे पे हुए थे, ये पानी में हुए थे, ये जमीन पे हुए थे, ये छपरे में होते हैं कि ये डाल पे होते हैं। दिक्कत ये नहीं तो- है, दिक्कत ये है कि उनको लगता है हाउ डज इट मैटर। हाँ, वो ये कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, तो जैसे ही आप उनसे कहते हैं कि तुमको पता नहीं आज़ादी कैसे मिली, तुमको पता नहीं ये संविधान बना कैसे, तुमको पता नहीं इस देश की आज़ादी के लिए कितना खून बहाया है, Come on, dude, get तुमको over it. हाँ, तो कहते हैं कम ऑन, हाउ डज इट मैटर। और वो है ना ओके बूमर। हाँ, वो तो गजब है। अब हम तो बूमर हम की लोग- औलाद हैं, हाँ। तो हमको बोलेंगे ओके बूमर की औलाद। तो ये जो संकट है ना, और उन्होंने, क्योंकि आपने, और इसकी जिम्मेदारी आपका मतलब केवल व्यक्तियों से नहीं है, ये समय ऐसा है जिसने इतनी स्पीड में अचानक से, जैसे ताऊ पिछले 3 ताल में शायद कह रहे थे, और उस बात पे मैं बोलना चाहता था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। आपने क्या कभी देखा है चूहों को, शेर को, हाथी को अपनी फिजिकल एबिलिटी ऑफ रेस से दुगनी तिगनी गति पे जाते हुए? कोई जानवर नहीं जाता है। पक्षी अपनी चाल से उड़ रहे हैं हजारों लाखों साल से, शेर चीते अपनी चाल से भाग रहे हैं या चल रहे हैं हजारों लाखों साल से। सबकी ये नवैयत है। एक इंसान है जिसने हर चीज को स्पीड अप किया है। कुकिंग स्पीड अप हो गई है, चलना, कम्युनिकेशन स्पीड अप हो गया है, मूवमेंट स्पीड अप हो गया है, एजिंग स्पीड अप हो गया है। आप अचानक से जब आप आजकल के 2-3 साल के बच्चे से बात कीजिए, आपको लगता है कि ये तो एडल्ट हैं भाई साहब, अरे इनसे तो हम सीख सकते हैं, ये गुरु हैं, सब बनारसी हो गए हैं, सब गुरु हो गए हैं एक तरफ से। तो ये जो स्थिति है वो ना, बड़े सटल तरीके से बेइज्जती करते। मुझसे 20 रुपए मांगे एक ने, बोले भैया 20 रुपए देना। मैंने क्या हुआ? बोले आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा आइसक्रीम तो 10 की भी रहती है। बोले आप आदमी नहीं हो, आप नहीं खाओगे। मतलब बहुत ही सटल है इससे उनका। इवोल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा छोटी सी चीज, हाथियों को 1000 साल लगे 2000 साल, अब वो दांत बिना दांत के भी होने लगे हैं। अफ्रीका में मेल हाथियों के भी दांत नहीं होते, क्योंकि हम रेत के ना पीढ़ी दर पीढ़ी उनको एहसास हो गया कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे मौत हो जाती है, तो अब ड्रॉप कर रहे हैं। मनुष्य को तो वो स्पीड मेकअप ही नहीं कर सकते, हमारा ना ब्रेन कोप अप कर पा रहा है। जैसे हमारे जो बूमरों की औलाद जो है वो अब सोचने लगती है कि हाउ डिड इट हैपन। इनको सब पता है, इनको अध्यात्म पता है। एक अब जैसे मैं अलग सोच तरह रहा का- था, मैं आपको बताऊं, परसों एक सवाल फिर से आया, और ये कई बार सवाल दिमाग में आता है। मैं उस व्यक्ति की कल्पना करने की कोशिश कर रहा था, अपने घर पे अकेले बैठा हुआ, जिसने सबसे पहले लोहा पहचाना होगा। जमीन में एक कोई चीज है जिसको थोड़ा सा संशोधित, संवर्धित करके आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे हंटिंग के, शिकार के औजार बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना है। मतलब पहिए का आविष्कार इतनी बड़ी घटना नहीं है जितना कि अयस्क की पहचान एक बड़ी घटना है। सोना जब पहली बार पहचाना गया होगा, चांदी जब पहली बार पकड़ी गई होगी, तांबा जब सबसे पहली बार आइडेंटिफाई हुआ होगा, और ये हजारों साल पहले हुआ है। तो मैं सोचता हूं कि वो कैसे हुआ। इस जनरेशन को कोई मतलब नहीं भाई साहब इससे, इसको कोई मतलब नहीं है कि नेहरू जी शेरवानी पहनते थे कि धोती पहनते थे। इट डजंट मैटर, हाउ डज दिस मैटर्स। तो वो एकदम एक क्लियर है। फिल्म का रिकमेंडेशन दे दूं फिर, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम में रहने वाले 2 तरह के लोगों के बीच कितना ईयर्स का गैप है, कितनी सदियां पीछे कोई रहता है, उसको दर्शाता है, और कैसे कैपिटलिज्म किसी सोसाइटी को, किसी प्रिमिटिव सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने एक सिंबल यूज किया है कैपिटलिज्म का, वो हंसी बहुत आएगी, बहुत फनी है, कदम कदम पे हंसी है। आप लोग अगर मिल जाए गॉड्स मस्ट बी क्रेजी तो जरूर देखिएगा। बहुत कमाल की फिल्म है। और उसके साथ में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं, आउटलैंडर। आउटलैंडर की कहानी जो है वो 200 साल पीछे जाने वाली एक महिला की कहानी है, जिसकी अपनी बच्ची है, वो आधुनिक समय में हैं, विकसित देश में हैं, और वो समय से पीछे जा रहे हैं। और उसमें दिखाई देता है कि कैसे दरअसल विकास का कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है एक समय से दूसरे समय में। एक ही चीज जो सतत है और जो मुझे कभी कभी खतरे में लगती है वो है इमोशंस। और पिछले दिनों एक आर्टिस्ट के साथ बैठ करके इतवार के रोज हम यही चर्चा कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पेंटिंग्स बनाने लगेगा, जो बना रहा है, जब वो क्राफ्ट करने लगेगा, जो वो कर रहा है, जब वो स्कल्पचर्स बनाने लग जाएगा, मूर्तियां बनाने लग जाएगा, जो वो ऑलरेडी कर रहा है, तो उस सूरत में ऐसा क्या होगा जो
आज की आर्ट से, आज की कला से अलग होगा, मिसिंग होगा या एक्स्ट्रा होगा, बेटर होगा। और इसमें हम लोगों को ये लगा कि घूम फिर के जो एक चीज़ नहीं होगी, तांबा भी होगा, सोना भी होगा, पत्थर भी होगा, महिला भी होगी, पुरुष भी होगा, फूल भी होगा, लेकिन जो एक इमोशन की चीज़ है, संवेदना जिसे आप कहते हैं, भाव जिसे कहते हैं, वो शायद चला जाएगा। और इस वर्चुअल वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो दुश्वारी है, जिसमें हमने जानबूझकर अपनी इस पीढ़ी को, जनरेशन जेड को, जेन जी को हमने पुश कर दिया है, वो वही दुश्वारी है कि हम एक असंवेदनशील पीढ़ी बनाते जा रहे हैं। क्योंकि संवेदना के लिए अनुभव ज़रूरी है और अनुभव के लिए आभास से निकल करके व्यवहार की ज़मीन पे आना ज़रूरी है। आभास में जी रही पीढ़ी संवेदना करती नज़र जब आएगी तो उसकी संवेदना भी आभासी होगी। दिल्ली में ऐसे बच्चे हैं जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट या किसानों के आंदोलन पे इसलिए संवेदनशील हैं क्योंकि आभासी अनुभूति में उनको लगता है कि पीपल आर प्रोटेस्टिंग, दे आर ऑन रोड्स, वी शुड सपोर्ट देम। उस कॉज से उनका कंसर्न और उस कॉज की मैट्रिक्स में उनका इंटेलिजेंस नहीं होते हुए भी वो एक आभासी संवेदना की दुनिया में जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे चिंताजनक बात है और इसके लिए ये खुद जिम्मेदार नहीं है, ये हमने किया है, ये हमने उन्हें दिया है। एक और चीज़ जो आपने कही इससे याद आती है कि हम लोग पहले सुनते थे कि इन्फॉर्मेशन, जानकारी का अभाव बड़ी समस्या है। क्या इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इस पीढ़ी के पास है। हमारे लिए जिज्ञासा मिटाना ना एक प्रक्रिया थी, वो लंबे समय तक चलती थी। आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। गूगल उतना आसान विकल्प नहीं था, गूगल बहुत बाद में आया। इनको जो जिज्ञासा ये एक क्लिक पे पता कर सकते हैं। ये सुविधा है, लेकिन क्या ये नुकसान ज़्यादा है? क्या ये इसमें संकट जानते हैं क्या हुआ है? आपने जो बात पूछी वो इतनी कमाल की चीज़ है और इसके ऊपर हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन पहले भी थी और इन्फॉर्मेशन आज भी है। दोनों ही समय में इन्फॉर्मेशन है। आपको 60-70 साल का कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको तुर्की का इतिहास आज की पीढ़ी से ज़्यादा बेहतर बताने की स्थिति में है, जो 1857 की कहानी 57वें एपिसोड को सुनने वालों को बहुत अच्छे से बता सकता है। आपके घर में बैठा हुआ है, जो आपको अफ्रीका का कन्फ्लिक्ट आपको समझा सकता है। तो ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 2 शब्द हैं, उनको आप समझेंगे तो ये कन्फ्लिक्ट जो है आपका, मुझे लगता है कि इसका जवाब वहाँ पे है। एक है लर्निंग और दूसरा है एक्सेस। पहले जो इन्फॉर्मेशन गेन था वो लर्निंग का प्रोसेस के तहत था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। हम लोग से कहा जाता था कि डिक्शनरी रख के बगल में तब आप अंग्रेजी की किताब पढ़ें, ताकि कोई शब्द ना आए। अगर शब्द आया कदाऊ लद गए नॉलेज, तो नॉलेज को समझने के लिए आप डिक्शनरी खोलेंगे। तो नॉलेज के साथ में जो नॉलेज के ऊपर लिखे हुए और नॉलेज के नीचे लिखे हुए 10, 12, 15, 20 या 5-6 वर्गों में नॉलेज खोजते हुए पेजों पे आप जिन शब्दों से होके गुजरेंगे, साथ साथ उनको भी सीखते चलेंगे। तो वो प्रोसेस था। आज क्या है कि आप नॉलेज को टाइप करेंगे, पूरी स्पेलिंग लिखने से पहले उसका जवाब आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया है। अब इंफॉर्मेशन क्लिक एक्सेस पे है। तो अब बच्चे डिक्शनरी नहीं खरीदते। पहले डिक्शनरी होना एक गर्व की बात होती थी कि मेरे पास डिक्शनरी है, मेरे पास ऑक्सफोर्ड की बड़ी वाली डिक्शनरी है। तुम्हारे पास क्या है? तुम तो वही फादर कामिल बुल के लिए बैठे हो, है ना। हमें लग के देखो, थेसारस भी है। एक जन ने लेके आया, हमसे कहा कि थेसारस है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास केवल डिक्शनरी, मेरे पास थेसारस भी है। वो पीढ़ी खत्म हो गई, वो लर्निंग खत्म हो गई। आज सब कुछ है, लेकिन एक्सेस की वजह से है, लर्निंग की वजह से नहीं है। और आपको लगता है कि एक्सेस से लर्निंग आ जाएगी, लेकिन आपने वो प्रोसेस खो दिया है। अब बात छिड़ गई है ना इंफॉर्मेशन पे। अभी भी अगर गांव जाओ ना, गांव में खेत में काम करने वाले आदमी को ये पूछो, बाकी लोग उनको टाइट कर रहे होंगे जिन्होंने कहा था ना जेंजी पे बात कर लो। ऐसे भरे बैठे हम लोग, देखिए। वहां पे जाके खेत में काम करने वाले रसूले मियाँ को पूछ लो, बात करते हुए कि जानते हैं इराक में सद्दाम हुसैन के मरने के बाद, बोले सद्दाम मर गया। यह कारण नहीं कि उसको जानकारी की इच्छा नहीं है, उसका सरोकार नहीं है। सब कुछ हमारा सरोकार नहीं होता था। विज्ञान के शिक्षक विज्ञान जानते थे, इतिहास के शिक्षक इतिहास जानते थे। अब जो है मैं किसी भी सब्जेक्ट पे यहाँ बोल लेता हूँ, है ना, कहे कि हम पत्रकार हैं, हमको लाइसेंस दिया गया है, हम किसी भी सब्जेक्ट पे कितना भी खींच सकते हैं। पर अब थोड़ा सा देखिए मानसिक दबाव, मानसिक तनाव क्यों होता है? दुनिया के फिक्र में दुबले हो गए थे, कोई याद है? कौन?
दुनिया की फिक्र में एक कहावत होती थी कि जुम्मन मियाँ दुनिया की फिक्र में दुबले हो गए, ऐसा कुछ था ये आदमी। पर वो ये है कि गालिब कहते थे ना, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। अब सारा बवाल आपका है। यमन में विद्रोह हो रहा है, सूचना आ गई कि 357 लोग मर गए सऊदी अरेबिया की बमबारी में, तो आपको चिंता हो गई। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताया जा रहा है दिन रात की दुनिया खत्म होने वाली है, आपको चिंता हो गई। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, उसकी चिंता है। जिंजी ऐसा क्यों है, उसकी भी चिंता है। चाइना अपना वो कर रहा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पहले भी रशीद को लखन कूट देता था चौक पे, चौक के लोगों को मालूम होता था। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बगल वाले गांव में जाती थी क्योंकि दफादार वहां का था। वो कहता था कि लखनवा कूटिस है उसको, रशीद को कल। बिल्कुल ठीक है। और लखन के साथ रामपुकार और शेष राम ये लोग भी भिड़े थे। अभी उसकी वीडियो होती है ट्विटर पे, उसके ऊपर लिखा होता है लिंचिंग, है ना, एक मुस्लिम की लिंचिंग। और उसके बाद आपको लगता है देश में सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई है। इस देश में 2 रातों में 5 लाख लोग कतर दिए गए थे। घंटा याद नहीं है लोगों को। मतलब हम जहां से आते हैं वहां भागलपुर में लोगों को काट के खेत में लिटा के उसके ऊपर गोभी रख दिया था, गोभी बो दिया था, है ना। तालाब में जिंदा औरत को मुर्दा समझकर फेंक दिया था, जो अभी जिंदा है, जिसका इंटरव्यू कुछ दिनों पहले लल्लन टॉप ने किया था। इस देश में बहुत तरह का बीमारी है, था, पहले से बेटर है। सांप्रदायिकता पहले से कम है, उबाल ज्यादा है, दिख बहुत ज्यादा रहा है। मैं बहुत बेचैन होता हूँ इसी चीजें देखकर। ऐसा लगता है त्रिपुरा इज बर्निंग। तो मुझे लगता है कि ये हैशटैग का मतलब त्रिपुरा इज बर्निंग। नो, 4 विलेजेस इन त्रिपुरा हैड लाइक रियली हॉरिबल इंसिडेंट्स, बट हमारे दिमाग में है त्रिपुरा इज बर्निंग। तो मैं उससे भी चिंतित हूँ, मेरा देश कहाँ जा रहा है। और 4 लोग थे जो लिटरेट थे। मैंने पहले भी कहा था कि वो पेन से ना रेलवे के टॉयलेट में चित्र बनाते थे, कुछ गंध लिख देते थे, किसी का फोन नंबर लिख देते थे। पहले तो मोबाइल फोन होते नहीं थे, बाद में हुआ वो सब। वो लड़का ट्विटर पे है, जो लड़का पहले दीवार पे नील से लिखता था, जो खाए गाय का गोश्त कभी न हो हिंदू का दोस्त, वो लड़का ट्विटर पे है, वो लिटरेट है, वो बोल रहा है। वो जब बोलता था पहले चौक पे 4 लोग सुनते थे, 7 लोग गरियाते थे। नहीं, वो दशानन है ट्विटर का, उसके पास 10 हैंडल हैं ट्विटर के, आपके पास तो एक ही है। और उसको जो है वो आदमी थूक के चला जाता है यहाँ ट्विटर पे। उसके 10 ही फॉलोवर हों, वो 10 उसको रिट्वीट कर देते हैं। उसमें से कोई एक इन्फ्लुएंसर आदमी देख लेता है जिसके 1.5 लाख फॉलोवर हैं, वो उसको रिट्वीट कर देता है। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि मेरा देश गर्त में जा रहा है, और हम चिंतित हो जाते हैं, हमारा तनाव बढ़ जाता है। इस देश में तनाव ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़, अरे मरते। मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, ये लोग क्या बोलेंगे, ये प्रदूषण। जब ब्लू लाइन थी ना, तब पूछियो दिल्ली वालों को क्या होता था। सड़क पे काले होके आते थे घर। ठीक है, सिचुएशन महरौली से पुरानी दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए कहा जाता था, और यही बात कही जाती थी चिन्हट से आलमबाग लखनऊ में जाने वालों के लिए, कि अगर आप इन रास्तों पे दिन में चले हैं और आपके बाल सफ़ेद हैं तो भाई साहब ब्लैक डायमंड काली मेहंदी पे पैसे खर्च ना करें। तो ऐसा भी होता है। इतना प्रदूषण होता था कि बाल काले हो जाते थे। अब क्या है, हम लोग तो घिसे हुए थोड़ा, तो अपन उतना उद्वेलित नहीं होते। अपने को पता है सिचुएशन खराब है, अपने को ये पता है कि कब किस टाइमलाइन में कहां से खराब हुआ, ये भी पता है। पर अपन मर नहीं रहे उसके लिए। अपने को पता है कि ये देश बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, कुछ शक्तियों से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। पर जो आदमी इसी टाइम में पैदा हुआ है, जो ट्विटर पे ही पैदा हुआ, मतलब इंटरनेट पे पैदा हुआ है, उसको अब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आप एंटी मुस्लिम रेटरिक ले लो, बहुत सारे लोग अपना अपना चैनल खोले हुए हैं। 45 से लेके 45,000 से लेके 4 लाख से लेके 4 मिलियन तक फॉलोवर है उनके। जो आदमी अपने घर में बैठ के बोलता था और उसके ताऊ आते थे जूता लेके, भाग साला, कुछ भी बकवास करता रहता है, वो जो है वहां पे कैमरा लगा दिया घर में और किसी के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है। ये यति नरसिंहानंद से हम बहुत परेशान हो जाते हैं यार। ये येती है, वो येती हिम मानव है ना, गुफाओं में रहने वाला यति। हाँ, वो आदमी अनूठा नहीं है। ऐसे लोग गांव-गांव में मिलते ही थे। अरे भैया, 100 लोगों में 2-4 ऐसे बिगड़ते ही हैं जिनका दिमाग खराब होता है। भ्रष्ट लोग भी होते हैं जीवन में, लेकिन उसके पास यूट्यूब चैनल है, उसके पास 4 लोग चले जाते हैं और वो कुछ भी बोल देता है। महात्मा गांधी को गद्दार बोल देता है ना। भाजपा की महिला नेताओं को पता नहीं किस तरह की गालियां दे देता है, उसको पता नहीं। एक जमाने में ताऊ हम लोग बीबीसी में नौकरी करते हुए ये सुनते थे कि भारत सरकार रेडियो पे न्यूज़ की परमिशन ब्रॉडकास्टिंग की देने वाली है,
लेकिन उनको ये लगता है कि उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, लोग कुछ भी रेडियो स्टेशन खोल करके कहे बोल रहे होंगे, तो इसलिए परमिशन नहीं दी गई। और आप सोचिए कि इस बात को अब लगभग 2 दशक होना चाहते हैं, अभी भी नहीं और वो मिली। अभी तक परमिशन नहीं मिली है। लेकिन अब किसको परमिशन की जरूरत है? आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ चाहें वहाँ पे आप लाइव करके किसी भी तरह का भाषण, मतलब कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि दिल्ली में कोई प्रेस की कोई बॉडी है या एकेडमिशियंस की कोई बॉडी है, कोई और इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो करप्शन करते थे, चोरी का पैसा खाते थे, शराब की दलाली करते थे। आजकल वो लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो लोग अपने वीडियो बना रहे हैं। जो उनके साथ के थे, जिन्होंने उनके साथ में कलम उठा करके बाथरूम के दरवाजे पे कोड सहित नंबर लिखे थे, वो लोग उनको बुला रहे हैं, उनका माल्यार्पण हो रहा है, वो भी लाइव जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे विज्ञान में, नाभिकीय विघटन, है ना, परमाणु बम की जो पूरी थ्योरी थी उसको लेकर के, और न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात होती थी। तो ये होता था कि जब वो 3 से 9, 9 से 27, 27 से इस तरह से 3 के गुणांक में वो विभाजित होते जाते हैं, जो रेडियोधर्मी यूरेनियम, थोरियम जो भी आपने इस्तेमाल किया है संवर्धित करके, तो वो आखिर में जाके इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो ऊर्जा नियंत्रित नहीं हो पाती है और उससे बहुत बड़ी हलचल होती है। लेकिन रिएक्टर में क्या करते हैं कि कुछ शोषक छड़ें होती हैं जो अतिरिक्त उनको मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और उससे जो है वो फटता नहीं है, ऊर्जा बना ली जाती है, मतलब भर की काम चल जाता है। अब मामला यही हो गया है कि समाज में सूचना जो है ना, ये रिएक्टर से बाहर चली गई है। देयर इज नो रिएक्टर टू शोषक कंट्रोल छड़ें द इंफॉर्मेशन। शोषक क्षणों की जरूरत। सूचना क्रांति और सूचना भ्रांति तो एक साथ हमने खोल दिया है, और कोई भी वहां पे ये कहने वाला नहीं है कि भाई साहब आप मत बोलो। उसके नीचे कमेंट होते हैं, है ना, जैसे एंटी मुस्लिम जो घटियापन होता है जो यूट्यूब पे होता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि इसको बैन कर दिया जाए। हे यूट्यूब, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस? यूट्यूब क्या करेगा? मिलियंस ऑफ लोग अगर यही काम कर रहे हैं तो किस किस को रोकेगा? उसको क्या समझ में आता है? लोग कहते हैं फेसबुक ना जानबूझकर भारत में तरह तरह के पोस्ट को डिलीट नहीं करता, उसको पता है मगर कुछ नहीं कर रहा है। अरे क्या कर लेगा? और इस तरह के घटिया लोग हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं, हमारे चचा ताऊ भाई रहे हैं। उनको समाज ने पहले बता दिया था कि भाई मत कर। हाँ, लेकिन पहले अब वो जो है उसको लगता है तू नहीं बोल रहा, मेरे सुनने वाले इतने हैं, फैन है। ताऊ पहले वो रिएक्टर में थे, कुछ शोषक छड़ें थी, हाँ, है ना। मतलब वो जो आपने कहा ना कि एक उद्वेलित विद्यार्थी को अचानक से बड़े पापा आके 2 कंटाप मारते थे और कहते थे कि साले पढ़ने मन नहीं लग रहा तुम्हारा, बहुत पॉलिटिक्स बतिया रहे हो, है ना, लाइन पे आ जाओ एकदम। हाँ, राइट टाइम हो जाता था। हाँ, ये बाल कल कट जाने चाहिए, जो झोंटा रखा है घूम रहे हो तुम, मतलब बहुत बने हो, है ना। कितने लोगों को हमने देखा है, कितने लोगों को हमने देखा है कि घर में 4-6 गैया हैं, वहाँ जाके हाफ पैंट पहन के शाखा में खड़े हैं सवेरे सवेरे। गैया कौन? तुम्हारे बाप लगाएंगे गैया? ये काम कौन करेगा? इस तरह की जो डायलॉग्स थे ना, ये जो शोषक छड़ें थी, ये शोषक छड़ें गायब हो गई। क्यों? क्योंकि वो आभासी दुनिया में है और वहाँ पे कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है। आंखों की शर्म ये होती थी कि जैसे हम लोगों का कोई कानून नहीं था, पर अखबारों में छपता था 2 संप्रदायों के बीच में हुई पत्थरबाजी में 3 घायल। ठीक है, कौन से संप्रदाय भाई? लिखता नहीं था कोई, वो लिखा था 2 संप्रदाय, और कभी कभी नाम नहीं लिखते थे, इससे संप्रदाय बाहर आ जाएगा, नाम मत लिखो। एक व्यक्ति ने दूसरे को तमाचा मारा, उसके बाद ऐसी घटना हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अब जो है वो धड़ल्ले से लिख रहे हैं लोग। फॉर्मल मीडिया जो है, इंस्टीट्यूशनल मीडिया, वो भी लिख रही है, वो भी बोलती है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच या ईसाइयों और संथालों के बीच ऐसी घटना ताऊ, हुई। हम लोग क्यों सवेरे लिखते हैं? स्कूल क्योंकि गए, क्या करेंगे, हम लोग सवेरे स्कूल बाहर है गए। सब कुछ। हम लोग सवेरे स्कूल गए, शाम को जब वापस आए 4 बजे घर, 9 बजे स्कूल गए, 4 बजे वापस आए एक्स्ट्रा क्लास निपटा करके। जब आए तो पता चला कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिर गई है, और जब तक बाबरी मस्जिद गिर गई है इसके ऊपर रिएक्शन का कुछ टाइम बनता, तब तक 4 गायों का चारा, सानी और दुहना, ये काम हम लोगों को निपटाने थे। ये काम निपटाए, और उसके ठीक बाद में हमारे एक मास्टर साहब आ गए जो पढ़ाने आते थे घर पे ट्यूशन, और उन्होंने कह दिया थैला निकालो। अब हम वहाँ पे छड़ी से पीटे जा रहे हैं, हम बाबरी पे क्या रिएक्ट करें? अभी तो हमको रिस्पॉन्ड करना है मास्टर साहब की पिटाई पे, है ना। तो ये जो मामला था, तो हमारे पास कोई ऐसा इमीडिएट ऑप्शन नहीं था जहाँ पे जा करके। अभी तो क्या है कि जैसे ही पता चला, ओह वाओ शिट मैन,
ना कुछ रिएक्शन के लिए तुरंत आप और हर आदमी की को कुछ ना कुछ कहना है अब। हाँ, अब तुरंत उसको अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट बताने के मतलब लिए कुकर भी एक शर्म करता है कि जब तक अति ना हो जाए तब तक सीटी नहीं बजती है। यहाँ तो मतलब झट से आया रे, फट से पी गया रे, फुर उड़ गया रे। वो है ना कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, इसका जवाब जब आप सोशल मीडिया पे जो मिले आपको उसी को सत्य मान लें। फिर आपको नहीं पता कि हाँ। मलिक राम ने रसूल मियाँ को पीटा है, आपको ये पता है कि ग्लोबली दुनिया में हो रहा है और ये बड़ा कंसर्न है। अरे लेकिन हमारे जो स्कूल में दोस्त थे ना मियाँ लोग, अब तो नहीं बोल सकते क्योंकि अब ये जाति सूचक या ऐसा हो गया है, पर हम ना एक दूसरे को कूटते थे और और ऐसे मामला शब्दों- हमारे एक दूसरे को कूटने का होता था। हिंदू ने मुसलमान को कूटा या मुसलमान ने हिंदू को कूटा, ये नहीं होता था, ये कभी नहीं हमारे हुआ। कूटने का होता था। अब जो है वो मामला अलग है। अब क्या करें, और क्योंकि ट्विटर पे चला जाएगा ना, ट्विटर फेसबुक पे जाएगा, उसमें होगा कि सारे यहाँ पे मुस्लिम लड़कों ने मिलकर जिहाद फैला दिया हिंदुओं के खिलाफ। किया कुछ नहीं है, क्रिकेट में बेईमानी की, मौका मिला बाजार में पकड़े गए, पकड़ के कूट दिया। इसी में एक आखिरी चीज़, फिर अगले विषय पे जाना है, मेंटल हेल्थ। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उनका एक रिसर्च हुआ था स्टडी कि 12% मिलेनियल्स में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जो कि बूमर्स के मुकाबले, बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले परसेंटेज के हिसाब से 2 गुना है। बूमर वो हैं जो 1946 से लेकर 65 तक में पैदा हुए थे। तो उनके मुकाबले वो 2 गुना है। तो ये मैं अनरियल मैं इसको नहीं एक्सपेक्टेशन मानता हूँ। अच्छा मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि बूमर्स का कभी भी इस तरह का डेटा कलेक्ट हुआ नहीं कि कितने पगलेट घूम रहे हैं, है ना। मैं आपको बताऊं कि भाई साहब ज़बरदस्त समस्या है मेंटल इलनेस इस देश में। मैं अगर मोटा अनुमान कहूं, क्योंकि स्टडी तो मैंने नहीं की है, हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से ग्रस्त है, मानसिक व्याधि से ग्रस्त है। ये मैं 3 ताल में पहले भी कह चुका हूं, हम लोग मेंटल हेल्थ डे के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे और कोविड के बैकड्रॉप में जब उन चीज़ों को देख रहे थे। तो मेंटल हेल्थ का मामला है, लेकिन एक जब 2 फिल्मों का संदर्भ आ चुका है, एक सीरीज़ और है नेटफ्लिक्स पे ही, थोड़ी पुरानी हो गई होगी, कई लोग देख भी चुके हैं, सोशल डिलेमा, उसको भी आप ज़रूर देखें। और उसमें जो बात सरदार कह रहे हैं एग्जैक्टली उसका डेटा रखा गया है कि कैसे टीनेज जो बच्चे हैं उनके बीच में आत्महत्याओं के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ये जेंजी है जो आइसोलेशन में रहते रहते कई बार जिन चीज़ों पे उतना हार्श और उतना एक्सट्रीम पे जाके रिएक्ट नहीं करना है, उन पे भी वो वैसे रिएक्ट कर दे रहे हैं और उनकी टॉलरेंस की जो गुंजाइश है हाँ, वो लगातार नीचे गिरती गई है। वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने सहनशीलता झेला नहीं नहीं है। क्योंकि उन्होंने झेला नहीं, वो आभास में रहे हैं, उन्होंने झेला नहीं है। घर मजदूर बनाता है, मजदूर के साथ न्याय नहीं होता है, इस पे वो रोने गाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने भाई साहब कभी तगाड़ी में रेत भर के अपने सर पे नहीं रखा है और उनको नहीं पता है कि कंधे से ऊपर दोनों भुजाओं में 4 ईंटा उठाने के बाद में कहाँ कहाँ पे मसल्स में फाटन होने लगती है। तो ये जो क्राइसिस है बहुत कर रही है। और मेंटल हेल्थ का इशू जो आप कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि पहले भी लोगों के साथ में मेंटल हेल्थ वाला इशू हमेशा से रहा है, लेकिन ये जो देखो रे जग बौराना साधो का जो साक्षात हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, ये विचित्र है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल लोचा हो गया है उनके शरीर में और इसकी वजह से एक मेंटल डिसऑर्डर में वो हैं, इसके पीछे बिहेवियरल पैटर्न बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब किसी साइकियाट्रिक या किसी साइकोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि ह्यूमन बिहेवियर में जिस तरह के नए पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और उसके चलते जो एंग्जाइटी आ रही है, आपके पॉस्चर, आप जिस तरह से मोबाइल पकड़ते हैं, आप वापस से कप मानव होते जा रहे हैं ना। आपने अपने बाजू आगे कर लिए हैं, पूरे के पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी और ये पीठ से दिमाग को जोड़ने वाली सारी तंत्रिकाओं के जाल को आपने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। आप इतने स्टिफ हो गए हैं, इतने सख्त हो चुके हैं कि आपकी लचक, आपकी मुलायमियत और आपके हाथों का मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड होता चला जा रहा है। परिणति ये है कि आप बिहेवियरल चेंजेस से रूबरू हैं। आपका पेट साफ नहीं होता और आपकी उम्र 6 साल है। आपको भूख नहीं लगती, आपकी उम्र 9 साल है। आपको नींद नहीं आती, आपकी उम्र 11 साल है। ये चीज़ें इस उम्र में होती ही नहीं थी कभी। मतलब हम लोग अपने पिताजी से सुनते थे कि 20-25 साल की उम्र तक हमको पता नहीं था कि पेट दर्द क्या होता है। तुम लोग 15 साल के हो कह रहे हो तुमको पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द सही में हो रहा है कि झूठ बोल रहे हो पढ़ाई नहीं करने के लिए।
वो है ना जो बात आप जो कह रहे थे कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो एक ब्रेक लेते हैं 3 ताल में, और उस पार है बुलेट बाबा की कुछ बातें। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज़ है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू 3 ताल। और लो जी, 3 ताल में आ गई पहली बेजारोत्तेजक खबर, और एक है मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड, जिसे बुलेट, बुल्ट इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। शान की सवारी कहते हैं लोग उसे, और बाबा नोज, बाबा इज़ अ बिग फैन। खबर ये बाबा हैज़ अ बुल्ट, ओके, बुल्ट बाबा कई लोग कहते हैं। तो खबर ये है कि बुलेट का एक मंदिर है राजस्थान में, पहले से है, लेकिन खबर ये है कि उस मंदिर की कहानी पर अब फिल्म आ गई है। राजस्थान के जोधपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर है एक जगह पाली, वहाँ सड़क किनारे ये मंदिर है। और इस मंदिर का जब आप जोधपुर से पाली आते हैं तो पाली शहर आने के पहले बाबे का मंदिर है, ओम बना का मंदिर है। ओम बना बुलेट का मंदिर नहीं है। हाँ, ओम बना बुलेट पे बुलेट रखी हुई है वहाँ पे, उनकी बुलेट वहाँ रखी हुई है। हाँ, तो वो उनकी बुलेट के बारे में कहा जाता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, तो उनकी बुलेट को थाने ले जाया गया, और सुबह फिर वो बुलेट वहीं मिली जहाँ पे ओम बना की मृत्यु हुई, सड़क किनारे। फिर से पुलिस उस बुलेट को थाने ले आई, फिर वो बुलेट चली गई, तो उन्होंने कहा अब इसे यहीं रहने दो, और उसकी पूजा होने लगी। ओम बना है तो शीशे के फ्रेम में आशीर्वाद मांगते हैं। हाँ, ओम बना जो है अब देवता की तरह वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। हाँ, तो वो वहाँ पे मेला लगता है हर साल एक बार, और लोग मन्नत मानते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं होगी अगर आप यहाँ आकर के। तो बुलेट में तो बड़ी पावर तो है। बुलेट का नाम सावित्री रखा कि नहीं? मतलब ये बुलेट की ताकत है ये, कि मतलब अपने बुलेट आप की चली ताकत तो आती खैर थी। कई सदियों से लोग जानते आ रहे हैं, और इसका तो ब्रांड भी है रॉयल इनफील्ड। तो इस वजह से भी विशेष बात है कि बाकी तो कॉमनर्स हैं, ये रॉयल है मैदान में। ये वैसे ब्रिटिश फौजियों के लिए बनी थी पहले, सबसे बिल्कुल। पहले बुलेट, है ना? हाँ, एनफील्ड राइफल भी होती हाँ। थी, और एनफील्ड जो है वो बाइक थी जो अभी हमारे यहाँ सिद्धार्थ लाल जो हैं वो चलाते हैं उस कंपनी को, और उन्होंने इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। बुलेट मतलब बुलेट अब रॉयल एनफील्ड के खजाने में बुलेट के अलावा भी कई व्हीकल्स हैं जो बुलेट जैसे ही हैं, बिल्कुल। पर उनका और नाम ऐसा माना जा रहा था, ये एक बड़ी डिबेट थी 90s में कि अम्बेसडर और बुलेट में पहले कौन मरेगा। अम्बेसडर मर गई और बुलेट जिंदा है, और बुलेट जिंदा ही नहीं है, हाँ, आगे बढ़ मजबूत रही है होके आ गया ये। उसका आकर्षण क्या है? वो जैसे स्टार्ट होती चलती, वो डुक 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 जो आपको सीने में वो तो महसूस खैर होता चला है। गया, वो केवल स्मृतियां हैं। क्योंकि पहले उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती थी हर बार। कई बार तो स्टार्ट करने से पहले लोग ट्यून करते थे कि डग 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 ये होना चाहिए। और बुलेट की आवाज़ में जो सबसे सुंदर चीज़ थी कि बाकी आवाज़ें कान में महसूस होती थी, लेकिन बुलेट की आवाज़ दिल में महसूस होती थी, सीने में धुक 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 लगता था वो। कभी बुलेट चलती हुई, और पहले तो घर और मतलब रास्ते कच्चे ही होते थे, और उसके पीछे आप पहुंच जाएं तो भाई साहब 10 मीटर पीछे तक वो जो धूल उठा के मारती थी ना मुंह पे भच्च से एकदम, कि वो कमाले था। तो बुलेट की बहुत स्मृतियां हैं। बुलेट से दरोगा चलते थे जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते थे, और गुंडे चलते थे, ठेकेदार चलते थे जो भी पावर को कंट्रोल करते थे, और उसके पहले अंग्रेजी हुकूमत में अधिकारी चला करते थे जो कि पावरफुल लोग थे। तो बुलेट की जो चेतना है भारतीय समाज में, वो चेतना पावर की है, शक्ति की है। और इसलिए जो अपने आप को कॉन्फिडेंट, मजबूत, जबरा, जंडेला इस तरह के शब्दों से सुशोभित करना चाहता है, भौकाली, हाँ, वो बुलेट लेता हाँ, है। बुलेट में भौकाल था। लेकिन एक चीज है, कंटेम्पररी थी, पर राजदूत में भौकाल नहीं था। लेकिन एक चीज है कि राजदूत के जाने से या यामाहा के RX-100 के तक पतन होने से, इन सब के खत्म होने के बाद एक अकेली 2 पहिया मोटरसाइकिल बुलेट ही बची जिस पे आप तमीज से बैठ के चल सकते हैं। बाकी जितनी भी मोटरसाइकिल मार्केट में हैं
उन पे बैठने के बाद आपको समझ नहीं आता है कि गुरुत्व रेखा कहाँ से गुजर रही है। पीठ मुड़ जाती है ना वो, पीठ हाँ। कौवे की तरह हो जाती है, पश्च भाग आपका अजीब तरीके से ऊन से लदी हुई भेड़ों की तरह हो जाता है ना। पैर आपके कचोटन टाइप हो जाते हैं कि वो साइलेंसर और ब्लॉक है उसके बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं। हाथ आपके अजीब से केकड़े के हाथ जैसे हो जाते हैं कि वो 2 डायनों से कुछ पकड़ना चाहते हैं, और मुंह आपका अगले पहिए का दर्शन कर रहा होता है कि कुछ लगा तो नहीं है, गू गोबर तो नहीं लग गया हमारे पहिया में, मडगार्ड पे कुछ बैठा तो नहीं है। तो ये अजीब सी अष्टावक्री अवस्था में जो आजकल लोग पश्चिमोत्तान आसन में बाइक चला रहे होते हैं है ना, तो वो बहुत विचित्र स्थिति है। इसलिए मैंने जब ये सोचा कि मैं बाइक चलाऊं तो क्या मैं ऐसे चलाऊं, तो मैंने कहा ना भैया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक सबसे सीधी साधी भरोसेमंद, अच्छा बुलेट की एक और खूबी है इन सारी चीज़ों में जिसमें उसको गुंडागर्दी पावर सब बता दिया गया, बुलेट से ज़्यादा बैलेंस कोई बाइक नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। में ताकत होनी चाहिए बुलेट के लिए, हाँ, उसको आप बैलेंस रखने के लिए। आप लोग ये प्रयोग ना करें, लेकिन कई बार मैं दोनों हाथ छोड़ के मतलब मोबाइल पे मैसेज देख लेता हूँ, लोगों को कॉल लगा लेता हूँ, तो बुलेट पे इस तरह की ये। और पंजाब में जो खड़े होकर स्टंट करते हैं ना सड़क पे, सीट पे खड़े होकर चलते हैं, वो बुलेट पे ही होता है। हाँ, वो बुलेट पे होता है। वो कोई पल्सर हीरो हंडा करा के दिखाए हमको, जानिए हम। लेकिन वो माइलेज नहीं देती। लोग कहते हैं कि माइलेज किसको चाहिए? सुनिए तो सही, कहते हैं लोग प्लेटिना अगर माइलेज का बाप है तो ये माइलेज की बेटी है। नहीं, ये महतारी हैं जो अब चल नहीं सकती हैं। और माइलेज किसको चाहिए भाई साहब? देखिए, बुलेट से कोई भी आदमी काम पे नहीं जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं काम की बुलेट, बुलेट से लोग लद्दाख जा रहे हैं। बुलेट से लोग लद्दाख जा रहे हैं। हाँ, पता जो नहीं लोग क्यों लद्दाख बुलेट जा रहे हैं खरीदते ही बुलेट लगता है से, उनको लद्दाख जाना जरूरी है। जो लोग लद्दाख जा रहे हैं बुलेट से, उनको ये पता है कि इसमें माइलेज डजंट मैटर, पावर और स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, तो वो उनको वहाँ से मिल रहा है। पिकअप उनको अतिरिक्त चाहिए नहीं, और इंजन ऐसा ना हो कि 300 किलोमीटर के बाद में गाड़ी को खड़ा करके ठंडा करना पड़े। तो ये सारी चुनौतियाँ बुलेट में नहीं है, बाकी बाइकों के साथ में हैं, रही हैं। बुलेट वाले आपको कभी स्पीड करते नहीं मिलेंगे, हमेशा वो समय में थोड़ा धीर गंभीर से रहते हाँ, हैं, बहुत ब्रेक लगा आश्वस्त लेते से हैं चलते हैं वो। वो। बिल्कुल। बाकी मेरे पास क्लासिक 350 है और 12-13 साल पुरानी है। उसके पहले बाकी मित्रों की मोटरसाइकिल बुलेट वाले चलाते रहे, तो उसमें 30-32 का एवरेज दे देती है, नॉट बैड। क्लासिक 500 जो है वो 20-22 का एवरेज दे देती है। तो लेते समय हम 500 लेने गए थे, फिर 350 लेके आ गए, ज़्यादा देती है। हमारे एक चच्चा थे, रंगबाज थे, तो बुलेट पे ही आते थे। उनकी बुलेट खराब बहुत होती थी। अक्सर ना वो खुद ही कुछ रेंच वेंच लेके उसको खोल खाल के गंदे कपड़े से हाथ भी पोंछते थे, फिर उसको कुछ कुछ पोंछते थे। पर बुलेट जिसके पास भी होती है ना, वो उसकी सफाई का बहुत ध्यान रखता है, नाजों से। बुलेट जो क्रोम वाले पार्ट होते हैं, जो स्टील वाले पार्ट होते हैं, उनको देखना आपकी वो एकदम कुछ भिंगो के उसको, बाकी में कुछ चमका के रखने वाली चीज होती नहीं है, क्योंकि वो पेंटेड होती है सब कुछ। बुलेट में बहुत सारा हिस्सा पेंटेड नहीं होता है। ताओ 2 ही चीज़ों पे पालतू पे मेहनत करनी पड़ती है, एक घोड़ा, दूसरा बुलेट। इनको अगर आप खुद हाथ नहीं लगाएंगे तो ये 2 कौड़ी के हो जाएंगे। गाय भैंसी आप बहुत पाले होंगे, कुकुर पाले होंगे, बिलरिया पाले होंगे, खरहा पाले होंगे, मूस पालते हैं कई लोग, हमने मूस भी पालते हुए देखा है, कई लोग पेड़ पौधा पालते हैं। लेकिन भाई साहब, घोड़े के साथ जो मेहनत करनी पड़ती है, और बुलेट के साथ में, वो घोड़े और बुलेट का तो एक संबंध भी है, मतलब घोड़े में बुलेट डाल के लोग कुछ और भी करते हैं, तो खैर। थिंग्स गेटिंग अगली ब्रो। लेकिन ये कह रहे हैं लोग, जब से बुलेट ने सेल्फ स्टार्ट की सुविधा दी है, आज तक मैंने नहीं चलाया, हमेशा खराब करके रखा। तब से एक थप्पड़ में गिर जाने वाले लड़के बुलेट लेके घूम रहे हैं। हाँ, और उनको देख के मुझे लगता है कि इसमें कौन किसको चला रहा है ना, बूझो तो जाने टाइप मामला होता है। भैया बहुत लोगों के हवाई चप्पल का जो फीता होता था ना, वो किक मारने में अलग हो जाता था, और बद्धी। चोट लगती थी तो अलग, बद्धी बहुत निकल आती जबरदस्त थी। रिवर्स मारता है वो। बद्धी निकल आती हाँ, थी। हाँ। गजब। उसमें कई चैलेंजेस होते हैं कि किक मारते हुए जो है ना एक्सीलेटर ले लेते हैं। और बुलेट की एक आदत है, अगर आपको जल्दी है, वो कहती तमीज से चलाओ, तमीज से चलो। आप किक मारते हुए एक्सीलेटर ले रहे हैं, आने बहुत जल्दी में है, वो पलट के दाएं सेक देती है, वो किक वापस उससे दुगने वेग से आती है। लगता है कि शोएब अख्तर ने जो है बॉलिंग कर दी है एकदम धाएं से एकदम, और उसमें फिर आप जो है तिरछना पल्ली हो जाते हैं एकदम। पर बुलेट में बहुत चेंज आई है, बहुत रिफाइनमेंट भी आया है। जैसे पहले बुलेट का जो है वो गियर दूसरी तरफ होता था, हाँ, सामान्य बाइकों से, तो सामान्य बाइक वाला उधर ढूंढता ही रहता था कि किधर है। अब वो सब असल में चीजें निर्मल उन्होंने- बाबा ने बताया
कि कृपा इसमें से अटकी है कि गियर दूसरी तरफ है। हाँ, अब जो है वो काफी रिफाइंड हो गई है, सुनते हैं खराब भी कम होती है। थोड़ा इजी टू मेंटेन करने की कोशिश। हाँ, ठीक है, तो अब अगली बिजार उत्तेजक खबर, आज बैक टू बैक बिजार है, वो है दाम्पत्य जीवन के एक बड़े महत्वपूर्ण पक्ष से जुड़ी। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बालाघाट। यहाँ एक पति ने एक पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि पति नहाने गया था और नहाकर निकलने के ठीक बाद पत्नी ने उसे तौलिया नहीं दिया। तो पुलिस के मुताबिक ये घटना हीरापुर गांव की है। 50 साल के राजकुमार बाहे ने नहाने के बाद अपनी पत्नी पुष्पा बाई से तौलिया मांगा था। उस वक्त वो बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए उसने पति को थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और राजकुमार बाहे ने इसी बात पर तैश में आके फावड़े से मार करके पत्नी की हत्या कर दी। उसने बेटी को भी धमकाया कि बताना नहीं किसी को, लेकिन बेटी ने बता दिया तो मामला पुलिस में चला गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ताऊ, ये तो तौलिए से भी सस्ती है जिंदगी। एक डिटेल रह जाता है इसमें, जब वो नहा के निकले तो किस अवस्था में थे? क्योंकि अगर उस अवस्था में थे जिसमें तौलिया अनिवार्य है तो दिक्कत तो आदमी को होती है। मैं वही इसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, लेकिन पतियों को ना ये गलत फहमी होती है कि वो चीजें उठाएंगे नहीं, तो सामने रखी हुई पानी की बोतल भी नहीं उठाते। वो कहते हैं पानी की बोतल हाथ के रीच में होता है, लेकिन कहते हैं जरा पानी दो। तो आदमी जब पति होता है ना, उसको ये लगता है कि मैं सब कुछ जीवन में जो है करता ही हूँ, तो वो कुछ ना करूँ, जैसे खाना खुद से ना लूँ, पकाऊँ तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कोई बर्तन ना छूऊं, अगर मुझे कपड़े भी पहनने हैं तो मैं कहूँ कि निकाल दो। इनके अपने कपड़े नहीं धोते, तो उनको ये मुगालता रहता है। अरे मेरा और मौजा कहाँ है? गाँव में ये बहुत ज्यादा है कि हमको इंतजार करवाया, हम पानी मांगे तो 5 मिनट कैसे हो गया। और ये वो पर बाहे भाई जो है ना, अब अच्छे से बहुत सारे लोग उनसे पानी मंगवाएंगे, उनको बढ़िया तौलिया भी मिलेगा। हाँ, गीला वाला एकदम। वो 12 साल 22 साल तौलिया देखने को नहीं मिलेगा उनको, एकदम मतलब गजबी है। और मुझे लगता है कि ऐसे पतियों से दुनिया की महिलाओं को मुक्त हो जाना चाहिए जिनको तौलिया देने की जरूरत है। कभी कभी अपवाद स्वरूप प्रणय प्रेरित पति या पत्नी ऐसा कर सकते हैं कि तुम मुझे तौलिया दे दो। ये स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी, लेकिन सामान्य दिनों में सामान्य मानविकी को अपने आप को ये मुगालता नहीं रखना चाहिए कि मुझे तौलिया कोई और देगा, मुझे मोजा कोई और देगा, मुझे पानी कोई और देगा, और इसके लिए कोई नियुक्त किया गया है। आपकी तबीयत खराब है, आप किसी को प्रेम से छेड़ना चाहते हैं, आप किसी के साथ चुटकी लेना चाहते हैं, आप किसी को डराना चाहते हैं, तो आप कुछ स्वांग कर लें कि मेरी तबीयत खराब है यार, प्लीज पानी ला दो, मैं मर जाऊंगा, है ना। उस सूरत में कोई भाग के आए, पानी ले आए, खाना फंसाए, गले में खाना फंसाए। अबे खाना फंसाए तो बोल कैसे रहे हो, है ना। लेकिन ठीक है, आप इस तरह के स्वांग चरित करें, इनसे आमोद प्रमोद होता है जीवन में। लेकिन अपने घर में अपने साथ रहने वाले अपने परिवार के लोगों को दास की तरह ट्रीट करना, इस तरह के लोगों से लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक आप दिव्यांग नहीं हैं और आपकी ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। एक तो तौलिए जो चीज़ है ना, वो भी बहुत संकट की है। भारतीय मौसम के हिसाब से तौलिया जो है महकौवा चीज़ है। बारिश भर महकता है 3 महीना 4 महीना, क्योंकि धूप को रोता रहता है, जाड़े भर सूखता नहीं है, और 4 महीने जो है उसके लिए मार मची रहती है। अंगौछा कितनी बढ़िया चीज़ है ना। तरे बांधे के तरे बांध लियो, पोछे का हो पोछ लियो, बाल लपेट लियो। अच्छा, बाल महिलाओं को सबसे बड़ा समस्या रहती है, और मेरे साथ भी मेरे बाल लंबे हैं, तो समस्या रहती है कि इनको सुखाया कैसे जाए। आप इनको तौलिए में लपेटे तो इतना वजन, उसको बैलेंस बनाना पड़ता है खोपड़ी में, है ना। और आप अगर खोपड़ी में तौलिया लपेट करके भिंडी की सब्जी चलाने किचन में आ गए, तो अब संकट ये है कि भिंडी को संभालूं कि तौलिए को संभालूं, है ना। गमछे से आप बाल लपेटिए, भाई साहब पता नहीं चलेगा, एकदम पता नहीं चलेगा। एकदम आपको जैन सरस्वती जैसा फील होगा कि आधी खोपड़ी खुली है, आधी में ढका है, अब मामला चकाचक है ना। अपना तौलिया पहन के चलो, अपना तौलिया पहन के चलो। तो ये एक तो गमछे पे आ जाएं भाई साहब, और दूसरा ये है कि इसके पहले कि जो लोग तौलिया नहीं खुद ले जा पाए लेकिन फावड़ा लेने खुद गए, ऐसी नौबत आए, आप कम से कम अपने घर में ये अनुशासन लाएं, ये समझाएं कि ब्रश में पेस्ट लगा के देने वाला, गिलास में पानी भर के देने वाला, या नहाते समय चड्ढी और तौलिया देने वाला, आपके जूतों में धुले हुए मोजे डालने वाला और उतारे हुए मोजे उठाने वाला, आपकी ओढ़ी हुई चद्दर को तहाने वाला कोई और हो, तो
इससे ये लगता है कि आप शायद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो यदि आप ये बात मानते हैं कि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप ऐसा करते रहें। यदि आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं यार, तो ये सारे काम खुद करने चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा हार्श होकर कह सकते हैं कैसे कैसा बेगैरत आदमी हाँ। है। और बाहे जैसे जो अन्य भाई हैं हम्म, उनको मैं सलाह दूंगा कि नहाने के पहले अपने तौलिए का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ, आप जो है कुछ पहन के चले जाते हैं, अंडरवेयर पहन के बाथरूम में, फिर उसके बाद वहां से पुकारते हैं। हो सकता है उस समय आदमी बाहर में कुछ और कर रहा हो और शायद कोई ना हो कभी कभी। हाँ नहीं, और एक अजीब सा है, केवल इतना ही मामला नहीं है। ये जो नहाने जाने वाले पुरुष हैं, इनका संकट क्या है? उघारे होके, है ना, एक गोल सा पेट निकाले हुए, है ना, और अजीब सी भरी हुई काखें, है ना, चिमड़े हुए मुंह और उसमें मसाला भरे हुए। फोन ले जाना नहीं भूलेंगे, मोबाइल कितना बाथरूम में। description दे रहे हैं। मोबाइल ले जाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं मेहरारू बहन माई का देख लें। या तो उसको ऑफ करके चार्जिंग पे लगाएंगे, और लोग आप पूछेंगे कि ऑफ करके बोले जल्दी चार्ज होता है। तो या तो ऑफ करके चार्जिंग पे लगाएंगे, लॉक करके जाएंगे, 2-3 ताले में बंद रहेगा वो बेचारा। सब नंबर लॉक है, ऐसे फिंगर लॉक है। व्हाट्सएप ग्रुप में हो ही क्यों? 3 तालिये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हाँ, करो। उसमें आ जाओ। नंबर क्या नंबर है? बताओ जरा। 9953323303। हिंदी में बताइए। 9953323303। लेकिन कुछ लोगों को गीला तौलिया रखने का शौक नहीं होता, मतलब वो लेके जाते हैं तौलिया। हाई स्कूल में भैया एक बाहर आए। कहानी, एक नाटक या एकांकी थी हम लोगों की। हम्म, उसका टाइटल था तौलिए। अभी मुझे तुरंत नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत ही मशहूर है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। एक नए मेहमान और एक तौलिए, ये सब हम लोगों ने यूपी बोर्ड के सिलेबस में पढ़ा है। कमाल की वो एकांकी है मेरे ख्याल में, और उसको ज़रूर देखें। ये सारी लड़ाई जो अब आप कुरेदने वाले हैं ना, गीला तौलिया, रखा तौलिया, छूटा तौलिया, मेरा तौलिया, तेरा तौलिया, उसका तौलिया, यहाँ तौलिया, सूखा तौलिया, ऊपर रखा तौलिया, मेहमान का तौलिया, पापा का तौलिया, ये सारे तौलिए उसमें हैं। और इनके इर्द गिर्द कैसे ज्यामिति खराब होती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका घर अब शहरी हो चुका है, और तौलिए की परिमार्जितता को लेकर के वो अति संवेदनशील है। और फिर उसे याद आता है कि गांव में कैसे सरकंडों को तालाब में डाल के वो सुलग के खींच के पानी पी लिया करता था। इस द्वंद्व और इस वितंडावाद की कथा है ये तौलिए। तो ये आज का चौथा रिकमेंडेशन है तमाम श्रोताओं के लिए और आप सबके लिए। वाह। और कई जगहों पे मुझे देख के हैरानी हुई, जब पहली बार मैंने देखा, तौलिए किलो के हिसाब से मिलते हैं कई हाँ। दुकानों पे। शादरे में, सदर बाजार में ये सब किलो के हिसाब से तौलिए, और लुधियाने और जलंधर में तो तौलिए किलो के हिसाब से ही मिलते जब हैं। वो उस पे रखते हैं ना हाँ। तराजू पे, तो बोलते उससे पता तौलिया, चलता है कि हाँ तौलिया। और अगर एक तौलिए भाई हमारे यहाँ किताब भी किलो के हिसाब से हाँ, मिलते हैं। रफ। उसमें लिखा होता है बेस्ट सेलर्स 500 रुपीज पर केजी। तो वो कमाल है। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि दुनिया में सबसे गंदा और सबसे खराब तौलिया जो है ना, वो नहाई हुई देह से उतरा हुआ गीला तौलिया है। और इसको अगर कोई पलंग पे रखता है, भैया संटी ले लो, अरहरी कावा ले लो, हाथ बजा दो के। अरे हरी चंची। हाँ, फरुहा न ली हो, खुरपा न ली हो, चक्कू न ली हो, फुकनी न ली हो, लेकिन अरहरी कावा से काढ़ दियो एकदम, हाथ जौन है भूल ही जाए। केव केव मनाई के हम देखी थी, बिस्तरा पे धर के जाते गीला तौलिया। इनकी पीठ नमी आती है। अरे नमी आती, महक जाता है, गद्दा तक उसको खींच लेता है। तौलिया मतलब तो ऐसे महक लोगों नहीं की है। पीठ पे ना अरहरी के कांडे से बाग बना देना चाहिए। हम कुर्सी पे रख के जाते हैं, होटल में भी रहते हैं। मुझे लग रहा ताऊ धराए, ताऊ धराए। चुप हो रहे थे, थोड़ा ताऊ बैलेंस कर कल रहे थे। मैं बता रहा कल हूँ। मसाले से निकले मैं और होटल आज में- कुर्सी पे गिरे। मैं होटल में भी रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इधर उधर फेंक दूंगा ना, तो जो साफ करने आएगा वो कैसा सोचेगा, है ना। अरे तो मैं होटल ढूंढता में भी हूँ सुखा के कि जाता अगर हूँ। कहीं बाथरूम में कोई जगह हो इसको टांगने का, अगर नहीं हो तो जो बाथरूम का दरवाजा होता है आजकल शीशे वाला, जो शीशे के दरवाजे होते हैं होटलों में, तो उसमें टांग देता हूँ, या नहीं तो फिर जो कुर्सी होती है उसको हाँ, वो सलीके बेस्ट से है। रख देता हूँ, वो बेस्ट है सुखाने ताकि के लिए। जो आए उसके मन में मेरे बारे में, हालांकि मुझे जानता नहीं है और अगले दिन मैं मिलूंगा नहीं, पर ये रहता है कि वो आएगा तो बेड भी उसको कम से कम थोड़ा सलीके का मिलना चाहिए। आ तो रहा है वो बेड संवारने के लिए ही, हाँ। पर उसको ऐसा लगे कि कोई समझे आदमी कि सो के गया। जनावर नाई है मनाई है। हाँ। तौलिया चोर भी होते हैं।
हाँ एक बार वो किसी का तौलिया खो गया, एक मतलब ऐसे शिविर था तो शिविर में तौलिया खो गया। बोले यार बड़े चोर यहाँ आ गए अब की बार शिविर में और मेरा तौलिया खो गया है। बोले क्या पहचान है बताओ? बोले सफ़ेद रंग का है। बोले सफ़ेद तो बड़ा कॉमन है सफ़ेद। बोले उस पर भारतीय रेल लिखा होगा। मैं यही कहने वाला था कि तौलियों की जो चोरी है ना, इसकी कहानी आप भारतीय रेल से पूछिए। हाँ। जितने वहां से गायब हुए होंगे, बाप रे दैया। मैंने एक आदमी के घर में ताज होटल के लोगो वाला भी तौलिया देखा है। एक गमछे की जो बात आप कह रहे थे, गमछी होती थी। हमको लगा कि तुम सर पे क्या करने, नहाने की प्रक्रिया जैसा कुछ। कपाल पिरा रहा है। कपार। हाँ, तो वो इनारे पे कुएं पे लोग सिर्फ गमछी और अपना जो अंडरवियर पहने वो और बाल्टी और वो लेकर के नहाने जाते थे और उसी से पोंछ लेते थे हाँ। और अधोवस्त्र अपना बदल लिया, उसके ऊपर वो गीला गमछा ही लपेट करके, क्योंकि 2 गमछे नहीं लेकर के जाते थे, गीला गमछा लपेट के आ जाते थे। और उसके बाद जब गीला गमछा उतारते थे तो उस गमछे का जो गीलापन था वो कच्चे में भी ट्रांसफर हो जाता कहीं था। कहीं पे वो एक गाढ़ापन हो जाता था वो गीले में, है ना? वो लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा सा होता थोड़ा था। सा, और हाँ। इसमें उस व्यक्ति की कमजोरी है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं गीला गमछा चड्डी पे बांध के कुएं से आऊंगा और आपको मॉइस्चर पता नहीं नहीं मिलेगा। वही यही skill है ना। निचोड़ने की कला, गमछा कैसे आपने ऐंठा है और कै मर्तबे ऐंठा है, ये बहुत गमछा एक महत्वपूर्ण ऐसी है। चीज है जो सूख जाता है बातों बातों में, अगर आपको सही तरीके से उसको मचोड़ के सूखा करना हो तो। और आप अक्सर पाएंगे कि अब लोग इसको नहीं समझते हैं, लेकिन मैं एक बिंब और ले आता हूँ। मुझे पुराने बिंब लोगों के सामने लाने में बहुत आनंद आता है। पहले महिलाएं तीर्थाटन करने, यात्राएं करने जब जाती थी तो समूह में जा रही, परिवार के साथ जा रही हैं, उनके पास ऑलरेडी 1-2 थैले खाने के संभालने वाले होते थे, जिसमें भूजा है, जिसमें पिसान है, जिसमें अचार है, नीमक है, खटाई है, कुछ और चीजें। एक थैले में वो कुछ सीमित वस्त्र रखती थी, तो उसमें ओढ़नी बिछौनी ज्यादा रहती थी। एक साड़ी पहन रखी है और एक साड़ी रख रखी। अब आई वो चल के कहीं से, चित्रकूट से या सतना से, रीवा से, और पहुंच गई बनारस, दशाश्वमेध घाट। वहां पे नहाई क्योंकि विश्वनाथ का दर्शन करना है। तो नहाने के बाद वो इन सारी चीजों में गीली साड़ी रख के नहीं जा सकती, इसलिए महिलाएं स्नान के बाद दूसरी साड़ी पहन के पहली साड़ी को अच्छे से निचोड़ के, झाड़ के, और 2-3 औरतें 2-3 साड़ियां पकड़ के वहीं हवा लगा के सुखा लेती। जब तक पुरुष नहाएंगे, अपने मत्थे पे किसी पंडे से टीका लगवाएंगे, गंगा में नीचे उतर के एक आरती का, दिए का दोना तैराएंगे, जब तक फिर से पान जमाएंगे, बीड़ी से निवृत्त होंगे, बाकी चीज़ें संभालेंगे, जो मूंछ कटवा रहे हैं या खोपड़ी घुटवा रहे हैं वो मुक्त होंगे, तब तक वो नहा के भाई साहब 3 डुबकी का स्नान और धोती का सुखान, ये काम हो चुका होता है। नहीं तो पूरा थैला महक जाएगा, खाने की चीजें महक जाएंगी, बाकी कपड़े महक जाएंगे। तो ऐसे बरता जाता रहा है। गमछा वैसे ही पुरुषों ने बरता है जैसे महिलाओं ने अपनी धोतियों को बरता है। और परसेप्शन में भी फर्क है। मतलब इधर शहरों और गांवों में, जैसे गांवों में आपको बहुत पुरुष मिल जाएंगे, पूरा दिन वो तौलिए में या गमछे में गुजार देते हैं। वो हम लोगों ने एक बार बात की है, वो बीमारी होती है। हाँ। और जनवासे के बाहर गांव का एक लड़का टार्च और लाठी लिए खड़ा मिलता है, जिसने कि बिना बाजू की बनियान पहन रखी है, गले में एक काला धागा है और दाहिने बाजू पे एक लाल है ना, जिसमें ताबीज पड़े हुए हैं, और नीचे पीले रंग का तौलिया जिसपे कुछ पुष्प वल्लरियां बनी हुई हैं, और वो उसको सधा के लपेटे हुए चप्पल पहने खड़ा मिलता है। देर कर दिए आप लोग, विलंब से आए, पंचर ही गए रही का। ये जो जीव है ना, प्रैक्टिशनर अपना वायरल हो गया ना, हाँ, वो भी तौलिए में था। वो कभी कभी आदमी का वही ड्रेस ही होता है। और उसको लेके कोई बुरा नहीं फील करता कि बेनी बाबू हैं, बेनी बाबू घर से, आप घर जाते हैं किसी के, वो घर में तौलिया पहन के बैठा होता है, वैसे ही बाहर आके आपसे मिलता है, आपको बैठा भी लेता है। आप शहर में किसी के फ्लैट में मिलने जाएं, इमेजिन करें कि वो तौलिया पहन करके आपका स्वागत। अरे बनियान पहना होता तो ऊपर से टी-शर्ट पहन लेता फटाक से। तो नहीं, और यही नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल चड्डी पहने हुए तख्त पे गिरे पड़े हैं, और कोई आया रिश्तेदार, नातेदार या मिलने वाला या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आ गया तो कहते हैं ला तौलिया ले आओ।
जैसे वही सबसे समीचीन वस्त्र है पहनने के लिए, क्योंकि कोई आया है तो कैसे अगवानी करे ना, तो ला तौलिया ले आओ बच्चा। और हमारे यहाँ क्या हुआ, गमछा जो है चूंकि कंधे पे रखते थे लोग, फिर लोगों में कहाँ पे ये आ गया कि गमछा जो है थोड़ा सा संभ्रांत लोगों का चीज नहीं है, तौलिया संभ्रांत है, जो कि वो मोटा है, उसको गद्देदार है, उसमें रोए निकले हुए हैं, तो लोगों ने कंधे पे तौलिया रखना शुरू किया, प्रॉपर टॉवल नहाने वाला। और मैं कभी कभी एक से मैंने इन पर पूछा भी था कि आपने नहाने जा रहे हो क्या, कुर्ता उर्ता पहना हुआ है, कंधे पे तौलिया लगे, नहीं बाजार जा रहे थे, तौलिया क्यों रखा हुआ? बोला यार ये नहीं रहता ना तो लगता है कंधा ही नहीं है। वजन, हाँ, वो एहसास उनका खत्म हो गया था। कंधे पे हमेशा कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए, खास करके जो हमारा पश्चिम का क्षेत्र है जिसे भोजपुरी अंचल बोलते हैं, वहाँ पे जबरदस्त चलन है कंधे पे तौलिया रखने का। ये बताइए चाहे कि कुछ भी इन्होंने पहन लें। पश्चिम कितने आसानी से कह दिया, हम लोग पूर्वांचल कह के परेशान रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अपना तौलिया लेकर साथ चल, उसी किसी भी रंग का। कुर्सी पर, सोफे पर या कहीं पर भी वो बैठते हैं तो अपने ही रंग के जो वो पहनते हाँ, हैं। लेकिन लकवा। ये केवल योगी गेरुआ। आदित्यनाथ जी का नहीं है, कई सारे महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और शंकराचार्य या जितने भी दंडी स्वामी हैं, इन सबको, और उसको कहते हैं आसनी, तो आसन या आसनी हमेशा साथ चलती है, और वो एक पर्टिकुलर कलर की ही होती है, प्रायः एक जैसी वो होती है। उस पर ही बैठते हैं। उसमें कुछ लोग मृगछाला प्रिंट या बाघाम्बरी प्रिंट यूज करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ये साटन और सलीन के कपड़े जिनमें अंदर आसन में कुछ भरा हुआ है, और कुछ लोग तौलिया इस्तेमाल करते हैं। तो ये परंपरा पूरे के पूरे भगवा विद्वत परिषद का ड्रेस कोड है कि इसके ऊपर वाले आसन पे ही बैठेंगे। हाँ, और आईएएस ऑफिसर जिस गाड़ी में चलते हैं उसमें तौलिया व्हाइट रंग का होता है। हाँ, नीचे भी पीछे भी। अम्बेसडर चली गई, तौलिया नहीं गया। उनके कुर्सियों पे भी, एसपी साहब के ऑफिस में चले जाओ, कुर्सी के ऊपर एक तौलिया रखा होता है, कभी भी उनको नहाने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसमें कई बार रिक्वायरमेंट आती थी कि टॉवल कवर रखवाइएगा भाई साहब, टॉवल कवर, कहते गर्मी में ना ये सब चिपचिपाने लगता है, टॉवल कलर जो है सही है। वो अपना गमछा लेके योगेंद्र जी भी चलते हैं, असमिया हाँ, वाला। लेकिन उनका गमछा इतना ही है कि बस अच्छा, वो भी वैसे छुआरे ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, चल जाता होगा। असमिया गमछा वो रखते हैं, हाँ, जो इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता है जैसे कि प्रॉपर गमछे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, हम लोग के आयतन बड़े हैं। उसको दायरा आइकन- देख के गमछा चुनना चाहिए। अच्छा, तौलिए में एक समस्या ये भी होती असमिया है, गमछा उस उपयोग में लाया भी नहीं जाता। असम हाँ, के लोग भी रेगुलर उसको गमछा उपयोग पखावज करते पे हैं। लपेटते हैं, हाँ, वो उसको वो अंगवस्त्रम पखावज टाइप पे का लपेटते हैं, है। अंगवस्त्रम जैसा है, जिसको कि सर में बांधने या पखावज पे मृदंगम पे लपेटने के इस्तेमाल आता है। तौलिए की जो एक सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्रीय, वो ये है कि बिना तौलिए की लंबाई जाने नहाने चले जाना। हाँ, और बहुत इसलिए कई लोग वो मतलब एक नाफा खुला होता है ना। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, है ना। मतलब पता चल जाता है कि बाल इनके कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ पे सघन बंद हो गया है, तेरी जुल्फों और के कहाँ बीच पे, से हाँ। देखा है जब को तुझको। तो और उसमें भी लोगों को पता है कि किस हिस्से को सबसे ज्यादा बचाना है, और कौन सा हिस्सा दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्मो आया का दामन पकड़े रहते हैं। हाँ, तो कृपया तौलिए को बरतने में हमेशा ये भी ध्यान रखें, क्योंकि गमछे का तो आपको पता है कि कुल मिला के साइज इतना होगा, लेकिन तौलिए कई बार धोखा दे देते हैं। तो ये एक चीज है जो अनुभव से आती, करने से होता है। ठीक है, चिट्ठियाँ और रिएक्शन है पिछले एपिसोड पे, तो वो मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। पंकज जी ने लिखा है, हरियाणा वाले अपने जो पंकज जी हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं। ये गलत कहा गया कि तीन ताल के सारे एपिसोड स्टैंड अलोन हैं। जो शुरू से नहीं सुन पाया उसे ना ये समझ में आएगा कि 1925 के पेट्रोल का क्या महत्व है, और उसे साथ ही साथ ये भी वहम हो सकता है कि जॉर्ज कार्लिन कोई बड़े दार्शनिक रहे होंगे। जो कि वो थे। सुशील पांडे गोरखपुर से लिख रहे हैं, आप सबकी जय हो। जय हो। अपनी दादी से सुना था कि वो खीर को तस्मई कहती थी, क्या दोनों एक ही हैं? 56 भोग सुन करके याद आ गया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही होती है क्या क्या बात। बाबा, खीर तस्मई? ये समझना पड़ेगा कि वो तस्मै क्यों कहती थी, हम्म, और अगले अंक में मैं इसका जवाब दे पाने की स्थिति में रहूंगा। हाँ। एक चुटकुला है, वो एक आदमी बहुत बदतमीज था, और वो मतलब समझ लो कि वो उसकी ABCD सारी अपशब्दों से शुरू होती थी। उसकी शादी हो गई, तो वो तस्मई से मुझे याद आया, और वो ससुराल जा रहा था पहली बार, तो उसको दोस्तों ने सिखाया गया, ससुराल जा रहे हो वहाँ बदतमीजी मत करना, थोड़ा शालीन भाषा सीखो।
तो उसको बताया कि देखो प्रणाम ऐसे प्रणाम करना होता है, पानी नहीं बोलना है, तुम जल बोलना, खाना नहीं भोजन बोलना। तो पहुंचा और उसने प्रणाम किया और फिर उसको कहा कि अरे दामाद जी आप पानी लेंगे? पानी नहीं जल लाइए। बोले यार दामाद जी तो बड़े तमीज़दार हैं। बोले खाना लगा दें आपका? खाना नहीं भोजन लगाइए। तो मैं दामाद जी तो बड़ी शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दामाद जी के कान में बात पड़ गई। बोले डैश तो तुम्हारी तब फटेगी जब मैं तस्मै बोलूँगा खीर को। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत ही डैशिंग युवक है ये दामाद जी। मिथुन जी का रिएक्शन है, इन्होंने ये नहीं लिखा ये किस शहर से हैं। बाबा ताऊ और सरदार को जय हो, मेरा नाम मिथुन है। मैंने बाबा की बात सुनी कि माँ अक्सर ऐसा बोलती हैं दूसरों को देखकर कि वो इतना आगे बढ़ गया, उसने ये बना लिया वो बना लिया। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि जो लोग आगे बढ़ते हैं कुछ बनाते हैं वो बहुत कंजूसी करके आगे चलते हैं। मैंने आज ही एक ऑटो रिक्शा पर लिखा हुआ देखा, अपनों से सावधान। मेरे पास फ़ोन नहीं था वरना मैं उसकी फ़ोटो खींचकर भेजता। 3 ताल की यही खासियत है और जो मुझे पसंद है कि यहाँ सारी बातें आम आदमी के जीवन में चल रही घटनाओं का वर्णन होती हैं। ये शायद इन्होंने पहली बार मिथुन ने रिएक्शन दिया है। अभिषेक जुनेजा ने वो लाइन लिखी है जो उनके लिए हासिले पॉडकास्ट थी पिछली बार, वो ये कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माता पिता जालिम है। तो वो उन्हें याद रह गया। सतविंदर सिंह ने लिखा है जिन्होंने पंजाब वाली चिट्ठी लिखी थी। इन्होंने लिखा है ताऊ बाबा और सरदार जी आदर नमस्कार। हमने 3 तालियों को परिवार माना है और जैसा ताऊ कहते हैं कि श्रोता से क्या छिपाना, आप तो हमारे अपने हैं, ऐसे ही आप भी हमारे अपने हैं और आप सच माने मेरे भी यही विचार हैं पंजाब के बारे में जो आपने कहा। अच्छा अभी आजकल किसी को अकेले हंसता हुआ देखता हूँ तो एक पल को लगता है कि ये 3 ताल सुन रहा होगा। मेरे मन की बात मेरे बहुत साथी बेहतर तरीके से चिट्ठी में कह देते हैं। आप सबको शिप भर के ढेर सारा प्यार, जहाज भर के उन्होंने क्या प्यार। बात है, क्या बहुत बात है। बढ़िया। सतविंदर कदी प्रावादा ढाबा खोलेंगे नाली। सतविंजा एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइए। अभिषेक जुनेजा ने बोला है क्योंकि कमलेश ताऊ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बड़े फैन हैं LOTR के। हाल ही में रिलीज हुई ड्यून मूवी का रिव्यू उनसे सुनने की इच्छा थी। ये मूवी फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 में आए उपन्यास ड्यून की पहली किताब पर आधारित है और वार्नर ब्रदर्स ने बोला है कि वो बाकी 5 किताबों पर भी शायद बनाएंगे। इसके पहले भी ड्यून बनी थी, ये भी बहुत अच्छी है और इसका अगला भाग भी आएगा। कहानी बीच में ही रुक गई है पर अद्भुत है। वो जो स्टार वॉर्स की लेवल का जो है ना की विश्वसनीयता जो हो जाती है, आप किसी और दुनिया को दिखा रहे हैं लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लगता कि वो दुनिया कृत्रिम है या बनाई गई है। कहानी बहुत अच्छी है। मतलब अगर वो ड्यून पुस्तक से परिचित हैं, ड्यून जो पिछली मूवी थी, इसके पहले भी ड्यून करके मूवी बनी थी, उससे बहुत आगे चला गया। हालांकि उस ड्यून में एक जो पुरानी वाली ड्यून थी उसमें एक संवेदना शायद या पुरानी चीज़ों से हमको बहुत मोह होता है। हमको लगता है कि पहले वाला अच्छा था, अभी वाला खराब है। मैं उस में नहीं जाऊंगा पर ये वाली ड्यून बहुत अच्छी है। मैं देवदास अच्छी थी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ड्यून देखें। इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हो सके तो थिएटर में जाके देखें क्योंकि ऐसी पिक्चर है। मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अगर घर में भी देखते हैं लोग, मैं भी देखता हूँ, अब तो हमेशा सिनेमा हॉल में नहीं मिलती वो। ये सब फिल्में पहली बार अगर आप देख रहे हो तो अच्छा है कि आप थिएटर में जाके देखें। थिएटर्स खुल चुके हैं देश भर में, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप जाके सपोर्ट करें उनको फिर से खड़ा होने में। इन्होंने ये भी लिखा है कि साई-फाई मूवीज़ का अगर आप तीनों लोग देखते हो तो 1-2 और रिकमेंडेशन अगर उसके मिल जाएं तो क्या कहने। तो मैं तो नहीं ज़्यादा देखता साई-फाई, तो मतलब मार्वल देख करके मैं उसके थोड़ा बाद बहुत कुछ। देखता हूँ कभी-कभी। जैसे स्नोपियर्सर मुझे एक अच्छी फिल्म लगी थी तो उसके बारे में मैंने रिकमेंड किया भी था। लेकिन भाई साहब ये सब छोड़िए, अभी तो नेटफ्लिक्स पे मैक्सिकन नार्कोस के न्यू एपिसोड्स आ चुके हैं। अभी तो कुछ भी नहीं देखने का। मैं कल से यात्रा पे जा रहा हूँ लेकिन मेरी अभी से बेचैनी है कि मैं कितनी जल्दी वापस आऊँगा और आइसक्रीम का कटोरा पकड़ के जम जाऊँगा। इतनी ठंड माँ। मिकी चौधरी ने लिखा है, एक ही लाइन है इनकी, ताऊ का बीच में आराम से संबित बोलकर चुप हो जाना। आगे ढेर सारी इन्होंने लाफ इमोजी बनाई है। जुनैद आलम, शाहीन बाग, दिल्ली। जय हो। कंजूसी पर बात करते करते 3 ताल की बात चीज़ों के रेट पर पहुंच गई तो मुझे बीता सैटरडे याद आ गया। मैं अपनी वाइफ के साथ जामा मस्जिद गया था। वहीं मस्जिद के गेट के सामने वाली मार्केट में वाइफ ने एक कपड़ा पसंद किया और उसकी कीमत मालूम करने पर 1800 रुपये बताई।
मैं 1300 रुपये बोलने की सोच रहा था, तभी वाइफ 500 रुपये बोल पड़ी और थोड़ी देर में बोल भाव करने के बाद 550 में उसने दे दिया। बाद में चर्चा 5 स्टार से छोटे होटल और साफ सफाई तक पहुंच गई। तो 550 की शॉपिंग करने के बाद हम जामा मस्जिद के बाहर एक छोटे से होटल में खाना खाने गए, लेकिन वहाँ पर बर्तन धुलते हुए देख लिए उनकी पत्नी ने, तो वो वहाँ से तुरंत बाहर आ गई और फिर दूसरे एक होटल से डिस्पोजेबल पैकिंग में खाना खाया। 3 ताल का हर प्रोग्राम हमें कहीं ना कहीं अतीत में ले जाता है या हमें किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर यूं ही मुस्कुराने को मजबूर कर देता है। जुनैद आलम, शाहीन बाग, दिल्ली। क्या बात शुक्रिया शुक्रिया जुनैद। जुनैद भाई, अब क्या बताया जाए। हम लोग अभी देखिए, हमको तो पता ही नहीं था कि किस साल से किस साल तक मिलेनियल होते हैं और जेन एक्स होते हैं, और ये आज बूमर पता चला। अच्छा, तब से मैं बूमर सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि बूमर च्युइंगम आया था जब हम स्कूल जाते थे, तो इसका उससे कुछ ताल्लुक होगा। नहीं, जेनजी जिसको सठियाया हुआ मानती है उनको बूमर बोलते हैं। उनको कहती है ओके बूमर। हम कितने पिछड़े रह गए। जुनैद भाई, इन लोगों का पता नहीं, क्योंकि देखिए ताऊ जो है ना, ये जेनजी हैं। ये मतलब ये जितने आप बूमर की खाल में जेनजी। हाँ, ये कवच उसका डाले हुए हैं, लेकिन हैं ये जेनजी। और खैर, सरदार मैं तो जब जेनजी बार है ही। खोलूंगा उसका नाम जेंजी बार होगा। आप लोग पैसे देके बियर पीना, मैं चैन की जेंजी बजाऊंगा। जानजी बार। आनंद मोहन वंशीधर तिवारी, बिलासपुर वाले। जय हो। जैसा कि ताऊ का प्रश्न था कि चाय बिस्कुट पर वह प्रयोग सफल रहा है, परंतु मेरी चाय ज़्यादा गर्म नहीं थी। शायद ताऊ की चाय ज़्यादा गर्म रही होगी। वैसे हमारे सुपुत्र तो 7-8 बिस्कुटों का चाय में एक साथ पूर्ण विसर्जन कर हलवा बनाकर आनंद लेते हैं। उसके लिए भी कोई मंत्र हो तो बताएं। अद्भुत होता है वो। उसके लिए एक उपाय है कि उनसे आप एक सुझाव दें कि चिवड़ा या चूल्हा जिसे कहते हैं, हाँ, वो और या लैया, लाई, हाँ, इनमें से कोई, दोनों एक साथ नहीं, इन दोनों को आप अगर चाय में अरे भर अद्भुत के है वो। खाएं तो इनका जो अपना एक जो क्रंच है, क्योंकि बिस्कुट जो है ना, भूसा एकदम मतलब उसमें घुल जाता है, वो लगता है कि गाद है, किसी चीज़ की बैठी हुई गाद। उसका कोई क्रंच नहीं होता, कोई टेक्सचर नहीं होता है, और वो खरमंडल कर रहा होता है पूरे टेस्ट में। लेकिन चिवड़ा थोड़ा सा फूलेगा, लेकिन थोड़ी सी सख्ती रखेगा। लैया थोड़ी सी चाय पिएगी, लेकिन थोड़ी सी हवा भी रखेगी, तो इनमें क्रंच बना रहता है। गाद है ना? मस्ट बी क्रेजी। तो जूसी भी, टेस्टी भी, क्रंची भी। आप यही तो सुनते हैं हर अच्छी डिश के बारे में, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें मैदा नहीं है, इस स्टार्टर में जान है। मैं इसमें लाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो घर का बुना हुआ होता है वो कहेंगे। नहीं, नहीं, उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप लाई भी ना गई, निभाई भी ना गई। लैया कहते भैया हमारे यहाँ। जो लैया घर की डाल बुनवाई हुई होती है ना, घर जो हम लोग घर बोलते के हैं चावल लड़ुआ। को, उसको उसका हम लोग आनंद। बोलते हैं लड़ुआ या लाड़ू। नहीं, दलवा तो जब उसको गुड़ के साथ बरत दिया तब, जब वो केवल पफ्ड राइस है, जब केवल वो भार से उतारा हुआ। हाँ, और देखिए, वो पफ्ड राइस 2 तरह की होती है। एक तो पिटा हुआ, एक फूला होता है हुआ। मुरमुरा। वो भी हाँ, राइस तो होती है। मुरमुरा वही लाई है, लैया है। लैया अच्छा, इस उसको मुरमुरा लैया बोलते हैं। जिससे भेल बनती है। एक होती है जो धान को ही, वो खील है, वो खील है। उसमें खील तो गाद खील- बना देगी, हाँ, है ना? तो खील भी गाद बना दे। खील के साथ देखो, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है खील के साथ। वो ये है ना, उसको देख के कन खजूरे वाला फील आता है। मधुमक्खी का पछौड़ा लगती है वो, क्योंकि उसके ऊपर ब्राउन धारियां बनी हुई होती हैं। तो उसको मैं कभी अंगीकृत नहीं कर पाया। जैसे मैंने बताया कि परवल के बीज मुझे दांत के नीचे आई मछली की आंख जैसे लगते थे, और इसलिए मैं कई वर्षों तक परवल नहीं खा पाया, है ना। उसी तरह से ये खील को मैं आज तक आत्मसात नहीं कर पाया हूँ। और यकीन मानिए, आप तीनों चीज़ों को एक दिन अलग अलग खा के देखिए, लैया को, खील को, चिवड़ा और चिवड़ा को, तो आप पाएंगे कि खील जो है इनमें नंबर 3 पे आती है। मेरा असेसमेंट ये है। खील के मैंने लड़ुए ही खाए हैं, मैंने उसके खील बनते का हैं कभी भी। अच्छा, खील का लड़वा और रामदाने का लड़वा, हाँ, वैसा ही। कौनो गद के नाई ना। एक ये रामदाना भी बहुत वाहियात चीज होती है। पता नहीं कुछ लोगों को पसंद होगा, मेरी उनसे सहानुभूति है, लेकिन ये विचित्र ही है। मतलब क्या बताया जाए। उसमें वो पैदा ही मॉइस्ट होता है क्या? उसमें कोई कुरकुरापन नहीं होता। नहीं, वो होता है, उसको भून करके कुरकुरा बना देते हैं। वो moist ही लेकिन रहता है। जैसे ही वो मैंने जब ठेले पे आया हाँ, बिकने के लिए, बस कुछ देर बाद वो ऐसे एकदम ढीला सा होता है। जैसे जबरदस्ती पाठशाला भेजा गया हुआ बच्चा होता है ना, वैसा होता है रामदाना। और विश्व हिंदू परिषद को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसे लुरलुरे दाने का नाम मतलब अलीगढ़, इलाहाबाद सब नाम बदलो। अरे इसका नाम बदलो यार।
इतनी मिरकुटाही चीज को जो है राम दाना, बताइए। रवि खत्री की आखिरी चिट्ठी आज की। आज सुबह ऑफिस जाते वक्त जब मैंने अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी और कहा कि भैया 1989 का पेट्रोल डाल दो, तो पेट्रोल भरने वाले ने मुझे पहले अजीब से तरीके से देखा और फिर 2 बार कंफर्म किया, और पेट्रोल भरने के बाद उससे रहा नहीं गया भरने वाले से। तो उसने उत्सुकता से पूछ लिया कि भैया ये 1989 का क्या राज है। तो मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं यार, ये मेरा बर्थ ईयर है। क्या बात है। मतलब आप ये समझिए कि उस व्यक्ति के दिमाग के कौतूहल जिससे आप तेल भरवा के आप तो आए एक अजीब सी फकीरी लिए हुए और 1979 या 89 का आपने पेट्रोल डलवाया और फिर आप चले गए, लेकिन जो कौतूहल आप छोड़ के गए हैं ना उस पंप पे, आप सोचिए कि वो व्यक्ति घर जाने के बाद भी ड्यूटी खत्म हो गई और 2 रोटी खा चुका है, तीसरी की कौर तोड़ रहा है, कह रहा है लेकिन यार ये 1989 का तेल। कहा है कि अगर हम पेट्रोल पंप पे होते, सही बता रहे हैं, हम पेट्रोल पंप पे होते, हमको कहता 1989 का तेल भरिए, तुम कहते इतना पुराना नहीं रखते साथ। अपना जो स्टॉक है कल का ही है। नहीं, हम कहते तब यहाँ कब्रिस्तान था, पंप तो 6 साल पहले खुला है। लेकिन गुरु बहुत बढ़िया किया आपने। प्रयोग है ये, अद्भुत प्रयोग है। और इस तरह की चुटकी लेते रहिए, क्योंकि एक जैसी हो चुकी दुनिया में यही कुछ कलरव हैं जो कौतूहल और स्पंदन पैदा कर सकते हैं। मैं करने वाला हूँ 1973 इनसे प्रेरणा लेकर। तो इस हफ्ते के 3 ताल में 57वें एपिसोड में इतना ही। आज तक रेडियो आप सुने, 3 ताल सुने, और भी आज तक रेडियो के ढेर सारे पॉडकास्ट हैं, उनको सुने। स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, जहाँ भी आप सुनते हो वहाँ पर अगर रेटिंग का ऑप्शन हो, हर प्लेटफॉर्म पे नहीं है पर कुछ जगहों पर है, एप्पल पे है, अगर आप वहाँ सुनते हैं तो एक बार रेटिंग पे भी एक 5 स्टार दे देंगे तो ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा। हाँ, आपको 4 पसंद है तो भी 5 दे दो, आपका क्या जा रहा है यार, टच है। बिल्कुल। तो ये है, और बताइए 3 ताल और लोगों को भी 3 ताल के बारे में। बिल्कुल। और रोनू झा के लिए मैं किताब बताना चाहता हूँ, मनु भंडारी की आपका बंटी ज़रूर पढ़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक पुस्तक जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, प्रभा खेतान की छिन्नमस्ता, उसको अगर आप पढ़ सकें तो ये दोनों किताबें, मुझे लगता है कि आपने कहा था मैं किताब, आज काफ़ी रिकमेंडेशन आए हैं, मतलब फिल्में और किताबें मिला के सब मिला सिनेमा था। हाँ, और रोनू जी खास तौर पे बेबाक बुधवार, जो हमारा बुधवार का स्पेसेस का कार्यक्रम है, उसमें ये कह के गई थी कि भाई रिकमेंडेशंस का सिलसिला रुके नहीं, और मुझे लगा कि जाते जाते कि वो पाप ना हो जाए, तो वो 2 पुस्तकें आपके लिए। और आप निश्चिंत रहें, आप महिला हैं इसलिए केवल महिला लेखिकाओं की, महिलाओं पर आधारित पुस्तकें बताने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। सहज ही मुझे 2 पुस्तकें याद आई हैं, क्योंकि जब से ये 3 ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब से वो तौलिए वाला एपिसोड हम लोगों ने उसकी चर्चा की, उस बिजार स्टोरी की, तब से मेरे दिमाग में वो सारे कौतूहल घूम रहे हैं जो इस तरह के घरों में देखने को मिलते हैं। और वहाँ से निकली हुई ये दोनों किताबें हैं, छिन्नमस्ता प्रभा खेतान की और आपका बंटी मनु भंडारी की। ठीक है, 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही। अगले शनिवार को फिर मुलाकात होगी। जय हो, जय हो, जय हो।